हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक पल के लिए आयशा को रोहित की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आयशा फटी हुई आंखों से बस रोहित की ओर देखती रही। आयशा के चेहरे पर हैरानी देखते हुए रोहित ने दबी हुई और धीमी आवाज में कहा, मैं समझ सकता हूँ कि ये बात काफी हैरान कर देने वाली है, मगर माँ, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर अनिका के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। हमने तमाम टेस्ट के रिजल्ट्स देखे हैं, मगर तमाम डॉक्टरों के लिए ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि अनिका की याददाश्त जाने का कारण क्या है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। आयशा ने रोहित को इससे पहले इतना बेबस और मजबूर कभी नहीं देखा था। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त अगर वो खुद ही टूट गई तो रोहित को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रोहित को हिम्मत देते हुए आयशा ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम बच्चों की और घर की बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम इस वक्त अनिका के पास और उसके साथ रहो। मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द हमारी अनिका बिल्कुल पहले की तरह हम सबके बीच हंसी खुशी रहने लगेगी। अनिका के बारे में पता चलने के बाद आयशा खुद काफ़ी टेंस में थी, मगर वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये वक्त टूटकर बिखरने का नहीं था, बल्कि जिस तरह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में अनिका ने जैसे पूरे परिवार को संभाला था, उसी तरह इस वक्त आयशा को भी हिम्मत दिखाकर परिवार को संभालना होगा, खासकर बच्चों को। आयशा ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा मेरी मानो तो कुछ देर सो जाओ, तुम्हारा आराम करना भी बहुत जरूरी है। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका की ऐसी हालत देखकर रोहित की आंखों से नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, मगर वो ये भी जानती थी कि अगर ऐसे वक्त में रोहित की तबीयत खराब होती है तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते थे। इसीलिए रोहित का हाथ पकड़कर आयशा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रोहित को उसके बिस्तर के पास ले गई। रोहित को बिस्तर पर लेटाने के बाद आयशा ने रोहित के बेडरूम की लाइट बंद की और कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। रोहित के कमरे में अंधेरा था, मगर रोहित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी अचानक रोहित के मोबाइल पर भूमिका का नंबर फ्लैश होने लगा। जैसे ही रोहित ने कॉल रिसीव किया, भूमिका ने रोहित से कहा, मैं इस वक्त तुम्हारे भेजे हुए लोकेशन पर हूँ। गाड़ी पूरी तरह से झुलस चुकी है, यहाँ तक कि गाड़ी का चेसिस नंबर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। गाड़ी किसकी थी, कहाँ से आई थी, ये पता लगाना बेहद मुश्किल है। मेरे ऑफिसर्स आसपास की जगह को अच्छी तरह से छान चुके हैं, मगर कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आया। रोहित ने जब भूमिका की ये बात सुनी तो रोहित और भी ज्यादा मायूस हो गया। रोहित जानता था कि वो ड्राइवर ही वो कड़ी थी जो अनिका के किडनैपिंग के साथ जुड़ी हुई थी। अगर वो ड्राइवर रोहित के हाथ लगता तो रोहित जरूर किडनैपर तक पहुंच सकता था, जिसके जरिए रोहित को अनिका की याददाश्त खोने का कारण पता चल सकता था। रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर तक फोन पर खामोश रहने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, मगर रोहित, मैंने इस कार की अच्छी तरह से छानबीन की है, एक बड़ी अजीब बात मुझे नजर आ रही है। भूमिका की इस बात पर रोहित बड़े ही ध्यान से भूमिका की बात सुनने लगा। भूमिका ने रोहित से कहा, देखो कार तो पूरी तरह से झुलस चुकी है और ड्राइविंग सीट पर कोई लाश मौजूद नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जब कार इस अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के साथ टकराई थी तब कार का ड्राइवर कार में नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि अगर कार का ड्राइवर इम्पैक्ट के वक्त कार में ही होता तो फिर उसका बचना नामुमकिन था, और फिर वो ड्राइवर जिंदा या मुर्दा हमें कार में या कार के आसपास ही मिलता। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो ड्राइवर तुम्हें उस वक्त भी यहाँ नजर नहीं आया था। भूमिका की बात बड़े ध्यान से सुनने के बाद रोहित ने भूमिका की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, जब कार का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं कार के पीछे ही खड़ा था। मैंने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा, मगर जब कार ने आग पकड़ ली और मैं कार के नज़दीक गया तो वहाँ ड्राइवर की सीट पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। आसपास भी मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, मगर कहीं कोई नज़र नहीं आया। रोहित की बात पूरी होने के बाद भूमिका ने एक लंबी सांस लेते हुए रोहित से कहा, रोहित, यही बड़ी अजीब बात है। मैंने अभी अभी कार की जांच की तो मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा तो पूरी तरह से बंद है, और ये काफ़ी अजीब बात है। तुमने जिस तरह से मुझे बताया था, कार तेजी से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रही थी। अगर ब्लास्ट के वक्त ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर मौजूद नहीं था तो जाहिर सी बात है कि चलती हुई कार से ड्राइवर ने छलांग लगा दी होगी। मगर अगर ये बात सच है
तो फिर कार का दरवाजा बंद कैसे हो सकता है? इतनी तेजी से चल रही कार का दरवाजा खोलकर उसमें छलांग लगाकर उस दरवाजे को वापस बंद कैसे किया जा सकता है? और इस वक्त मेरे सामने जो कार झुलसी हुई खड़ी है उसका दरवाजा पूरी तरह से लॉक है। रोहित के लिए भी ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने भूमिका से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो भूमिका? कुछ देर खामोश रहने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, मुझे लगता है इस कार में पहले से कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। भूमिका की ये बात सुनकर रोहित दंग रह गया। रोहित ने अटकती हुई आवाज में भूमिका से पूछा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? बिना ड्राइवर के कार कैसे चल सकती है? भूमिका ने कुछ देर सोचकर रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, चल सकती है रोहित। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अगर बिना किसी इंसान के चांद पर रॉकेट भेजा जा सकता है तो कार क्या चीज़ है? देखो, वैसे तो कार के अंदर सब कुछ पूरी तरह से जल चुका है। कार के सारे कंट्रोल, सारे सिस्टम पूरी तरह से जल चुके हैं। इसीलिए कुछ पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। मगर हो सकता है कि ये एक रोबोटिक कार हो और कार चलाने वाला इस कार से कोसों दूर बैठा हो। वो एक रिमोट कंट्रोल के जरिए या फिर सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए इस कार को ड्राइव कर रहा हो। हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी अब तक आई नहीं है, मगर विदेशों में ये टेक्नोलॉजी कई सालों से आ गई है। ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। भूमिका की बात सुनने के बाद काफी देर तक रोहित हैरानी में मन ही मन कुछ सोचता रहा। तभी एक बात रोहित के दिमाग में बिजली की तरह चमकी। रोहित ने अपने बिस्तर से खड़े होते हुए भूमिका से कहा, क्या तुम अभी के अभी घर पर आ सकती हो? अनिका जिस कार में मिली थी वो कार हमारे पार्किंग लॉट में खड़ी है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वो कार और जिस कार में आग लगी थी वो दोनों ही हूबहू एक दूसरे से मिलती हैं। भूमिका ने जब रोहित की ये बात सुनी तो उसने रोहित से कहा, ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। रात का वक्त था और मारवा हाउस में हर तरफ काफ़ी अंधेरा छाया था। रोहित तेज कदमों से मारवा हाउस से निकलकर पार्किंग लॉट की ओर गया। रात की ड्यूटी के नौकर रोहित को इतना परेशान देखकर रोहित के पीछे चलने लगे। एक नौकर ने रोहित से कहा, साहब क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? आप हमें बताइए साहब। तेजी से चल रहे रोहित ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए नौकरों से कहा, तुम वहीं अंदर रहो, मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद रोहित पार्किंग लॉट की ओर निकल गया। सारे नौकर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। रोहित उस कार के पास जा पहुंचा जिस कार में अनिका घर वापस आई थी। कार के ड्राइविंग सीट वाली विंडो के पास पहुंचकर रोहित बड़े ही ध्यान से कार को देखने लगा। रोहित ने जब कार का दरवाजा खोला और अंदर से कार को अच्छी तरह से देखा तो कार काफी पुराने जमाने की नजर आ रही थी। वैसे तो कार में कोई अजीब बात नहीं दिख रही थी, मगर कार को अच्छी तरह से देखने के बाद रोहित को इस बात का यकीन हो गया था कि कार में कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा था जिसे रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सके। कुछ ही देर में एक बड़ी सी काली जीप मारवा हाउस के मेन गेट में एंटर हुई। पार्किंग लॉट के पास पहुंचकर उस जीप से भूमिका बाहर निकली और रोहित की ओर आते हुए कहने लगी, क्या यही वो गाड़ी है? भूमिका जब रोहित के पास आई तो कार की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, भूमिका ये वही गाड़ी है जिसमें अनिका घर वापस लौटी थी। अनिका तो ड्राइविंग सीट पर बैठी थी, मगर अनिका बेहोश थी। तब भी मुझे इस बात की काफ़ी हैरानी हुई कि अगर अनिका बेहोश थी तो फिर कार कौन चला रहा था। अब तुम कह रही हो कि कार को कोई रिमोट कंट्रोल के जरिए या सैटेलाइट सिग्नल के जरिए चला रहा था। मैंने कार को अभी अभी अंदर से पूरी तरह चेक किया, मगर कार में ऐसा कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा था। रोहित की बात सुनने के बाद भूमिका ने भी कार के अंदर बैठकर कार को अच्छी तरह से देखा। हैरानी की बात भूमिका के लिए भी यही थी कि कार के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा था। कार के ड्राइविंग सीट से उतरने के बाद भूमिका ने कार का बोनेट खोलकर जब देखा तो उसके होश उड़ गए। भूमिका ने रोहित को अपने पास बुलाते हुए कहा, देखो, अगर ये कार किसी सिस्टम के जरिए नहीं चलाई जा रही है तो ये कैसे हो सकता है? हैरान रोहित भूमिका के पास जाकर कहने लगा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? भूमिका ने अपने हाथ के इशारे से रोहित को बोनेट के अंदर झांकने के लिए कहा। जब रोहित ने बोनेट के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस कार में कहीं इंजन नजर नहीं आ रहा था। रोहित और रोहित के गार्ड्स ने पूरी कार को पूरी तरह चेक किया था, मगर बोनेट खोलकर अंदर चेक नहीं किया था। बिना इंजन के कार को देखकर रोहित हैरान रह गया। रोहित ने भूमिका की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? बिना इंजन के कार कैसे चल सकती है? कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने बोनेट बंद करके भूमिका से कहा, एक मिनट, कई गाड़ियों में इंजन पीछे की ओर होता है, चलो पीछे डिग्गी में चेक करते हैं। रोहित और भूमिका दोनों ही तेजी से डिग्गी की ओर चलकर गए।
जब उन्होंने डिग्गी खोली तब वहां पर भी कोई इंजन नजर नहीं आ रहा था। रोहित और भूमिका दोनों के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना इंजन के कार कैसे चल सकती थी। भूमिका ने झुककर कार को नीचे से भी पूरी तरह से एग्जामिन किया। भूमिका कुछ देर तक कार के नीचे का हिस्सा एग्जामिन करती रही। जब रोहित ने देखा कि काफी देर तक भूमिका कार को एग्जामिन कर रही थी, तब रोहित ने भी झुककर भूमिका से पूछा, क्या हुआ? क्या कहीं कोई सुराग नजर आ रहा है? कार को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद भूमिका की आंखों की हैरानी अब घबराहट में बदल गई थी। भूमिका की आंखें देखते हुए रोहित भी समझ गया था कि भूमिका ने जरूर कोई ऐसी बात पता लगाई थी जो उसे इतनी ज्यादा हैरान कर रही थी। भूमिका ने रोहित की ओर देखकर अटकती हुई आवाज में कहा, दिस कार इज ए मिरेकल। ये कार मैग्नेटिक फील्ड के जरिए चलती है। इस कार के आविष्कार को करने के लिए तो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां मैग्नेटिक फील्ड के जरिए कार को चला सकें, इसके लिए अरबों अरबों डॉलर के रिसर्च कर रहे हैं। भूमिका की बात सुनकर रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित के सामने खड़ी कार वैसे तो काफी पुराने जमाने की लग रही थी। कार को देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि कार तो जरूर 25 से 30 साल पहले की कोई मॉडल थी, मगर कार के अंदर कोई तकनीकी मॉडिफिकेशन करके कार को एक मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेटेड कार बनाया गया था। उस कार की ओर देखते हुए भूमिका ने रोहित से कहा, दिस मैन इज ए जीनियस। जिसने भी ये कार डिजाइन की है वो कोई आम आदमी नहीं है। ऐसे आदमी की तो दुनिया भर को तलाश है जो इस तरह की कार बना सके। और जिस तरह की तुमने बात की है, तुम जिस कार का पीछा कर रहे थे वो कार बिल्कुल नॉर्मल क्रॉस की तरह दौड़ रही थी रास्ते पर। रोहित ने भी भूमिका की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, कार की स्पीड, कार का कंट्रोल, सब कुछ नॉर्मल ही था। रोहित की बात सुनने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, ऐसी कार बनाने वाला इंसान अपना मुंह छुपाए क्यों बैठा है? और अनिका के किडनैपिंग के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? रोहित बस इतना जानता था कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो बस जल्द से जल्द अपने दुश्मन तक पहुंचकर ये जानने की कोशिश करना चाहता था कि आखिर अनिका के साथ क्या हुआ था। रोहित के चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। भूमिका जानती थी कि इस बार दुश्मन पहले से काफी ज्यादा ताकतवर था। दुश्मन न सिर्फ पावरफुल था, मगर वो दुश्मन एक साइंटिफिक जीनियस था। रोहित के चेहरे पर इतनी ज्यादा घबराहट देखकर भूमिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, मैं इस कार को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के लिए अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भेजती हूँ। देखती हूँ अगर इस कार की छानबीन करने के बाद अगर इस कार के ओरिजिनल सोर्स के बारे में पता लगा जा सके तो हम अपने दुश्मन तक जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। मगर मैंने इस कार को अच्छी तरह एग्जामिन किया है। न तो इस पर नंबर प्लेट लगी है और न ही चेसिस नंबर लिखा है। कार की ओरिजिन और कार के मालिक के बारे में पता लगाना बेहद मुश्किल है। ये कार भी 25-30 साल पुराना मॉडल है। अक्सर ऐसी कार स्क्रैप यार्ड में मिलती है, मगर मैं ये सोच सोचकर हैरान हो रही हूँ कि ये कार जिसे क्रैप किया गया है, उस कार में से इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे फिट की इसे बनाने वाले ने। कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने कार के छपरे पर अपना एक हाथ मारते हुए कहा, मैं तो ये भी नहीं जानता कि अनिका को यहाँ पहुँचाने वाला अनिका का किडनैपर था या हमारा दोस्त जो अनिका को किडनैपर से बचाकर यहाँ तक ले आया था। चाहे कुछ भी हो, मगर मुझे उस इंसान तक पहुँचना है। अनिका का अतीत उसे लौटाने के लिए मेरा इस कार डिजाइनर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। भूमिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोहित, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अनिका हर मुश्किल से बहादुरी से लड़कर बाहर निकलती है। इस बार भी ऐसा ही होगा, मगर इस बार हमें उसे पहले से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। ये कहने के बाद भूमिका अपनी जीप में बैठकर वहाँ से चली गई। सुबह के 7 बजे थे। लाइफ केयर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तभी अचानक एक लड़की अनिका के वीवीआईपी वार्ड की ओर जाती हुई नजर आई। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि श्रेया थी। श्रेया ने सफ़ेद कलर का ड्रेस पहन रखा था। श्रेया के शरीर पर न तो कोई ज्वेलरी नजर आ रही थी और न ही उसके चेहरे पर कोई मेकअप नजर आ रहा था। श्रेया के चेहरे का गोरा रंग अब बिल्कुल लाल पड़ चुका था। श्रेया की आंखें काफ़ी ज़्यादा रूखी और बेजान नजर आ रही थी। इन सब के बावजूद श्रेया की खूबसूरती किसी से छिप नहीं सकती थी। श्रेया अच्छी तरह से जानती थी कि अगर गुलेरिया परिवार या मारवा परिवार का कोई भी सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसे टॉप फ्लोर पर बने वीवीआईपी वार्ड में ही एडमिट किया जाता था। श्रेया के चलने का तरीका और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि रिसेप्शन पर खड़ी लड़की बस श्रेया को देखती रही। उसके
उसने श्रेया को रोककर ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती थी और किससे मिलना चाहती थी। उस रिसेप्शनिस्ट के चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इतने सादे लिबाज में कोई बिना किसी मेकअप के इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। फिर अचानक उसे अपनी ड्यूटी के बारे में याद आया, मगर जब तक वो श्रेया को रोककर उससे पूछती कि वो किससे मिलने जा रही है, श्रेया लिफ्ट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उस रिसेप्शनिस्ट ने अपने ही सर पर अपने हाथ से एक चपत लगाते हुए अपने आप को ड्यूटी पर ध्यान देने की सलाह दी। लाइफ केयर हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जैसे ही लिफ्ट पहुंची और लिफ्ट का दरवाजा खुला, श्रेया को अपने आगे मारवा हाउस के कुछ सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। श्रेया जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली तो वहां सिक्योरिटी गार्ड ने जब श्रेया को रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, मगर श्रेया का चेहरा देखकर उन्होंने अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया। सारे सिक्योरिटी गार्ड श्रेया को अच्छी तरह से जानते थे। वे जानते थे कि श्रेया गुलेरिया हाउस की बहू थी और अनिका की भाभी होने के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। मगर सिक्योरिटी गार्ड्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका से कोई भी अंदर मिलने ना जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। वो नहीं जानते थे कि वो किस तरह से श्रेया के बढ़ते हुए कदमों को रोके। श्रेया भी बिना यहाँ वहाँ देखे बस अपने कदम वीवीआईपी वार्ड की ओर बढ़ाने लगी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने डरते हुए श्रेया से कहा, मैडम, वो दरअसल अनिका मैडम इस वक्त आराम कर रही है, अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, आप उन्हें बाद में मिल सकते हैं। श्रेया ने ये बात सुनने के बावजूद अपने बढ़ते कदमों को नहीं रोका, न ही श्रेया ने अपनी नज़रें वीवीआईपी वार्ड के दरवाजे से हटाई। श्रेया की नज़रें जैसे पत्थर बन चुकी थी। बिना सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखे श्रेया ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अनिका के जागने का इंतजार करूंगी। सिक्योरिटी गार्ड आपस में काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रहे थे। वो श्रेया के पीछे एक दूसरे को देखते चले जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कैसे रोके। कुछ ही देर में श्रेया वीवीआईपी वार्ड के दरवाजे के ठीक बाहर पहुंची और एक ही झटके से श्रेया ने वीवीआईपी वार्ड का दरवाजा खोल दिया। श्रेया जब अनिका के कमरे में दाखिल हुई तो श्रेया ने देखा कि राजलक्ष्मी श्रेया के बिस्तर के ठीक बगल में अपने हाथ पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी। राजलक्ष्मी गहरी नींद में नजर आ रही थी। तभी पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड श्रेया से कहने लगे, मैडम, हमने कहा था ना आपसे, अनिका मैडम आराम कर रही है, आप बाद में कभी आ जाइएगा। मगर श्रेया ने उन लोगों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। श्रेया ने जैसे ही वार्ड का दरवाजा बंद किया, एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जेब से फोन निकालकर रोहित को कॉल लगा दिया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित के लिए भी नींद पूरी करना कितना जरूरी था, मगर श्रेया के ऐसे बर्ताव से सिक्योरिटी गार्ड काफी घबरा गए थे। वो अपनी ड्यूटी निभाना चाहते थे, मगर श्रेया को रोकना उनके बस में नहीं था। कुछ रिंग के बाद जब रोहित ने कॉल उठाया तो सिक्योरिटी गार्ड ने अटकती हुई आवाज में रोहित से कहा, सर, श्रेया मैडम यहाँ पर आई थी। सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, श्रेया को अनिका से मिलने मत देना, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। रोहित की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड हैरान होकर अपने साथियों को देखने लगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद उस सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, मगर सर, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर श्रेया मैडम नहीं रुकी और सीधे अनिका मैडम के कमरे में अंदर चली गई। और तो और सर, उन्होंने कमरे के अंदर जाने के बाद दरवाज़ा भी बंद कर दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम श्रेया मैडम को कैसे रोकें। रोहित भी अब तक जान चुका था कि श्रेया का स्वभाव काफ़ी बदल गया था, मगर कहीं ना कहीं रोहित नहीं चाहता था कि अनिका की याददाश्त खो गई है, ये बात अभी लोगों तक पहुंचे। रोहित को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द अनिका ठीक हो जाएगी और अनिका की याददाश्त खोने की बात उसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी पड़ेगी। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अपने सिक्योरिटी गार्ड कहा, ठीक है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। वहाँ श्रेया अनिका के कमरे में अनिका के बिस्तर के सामने एक सोफा पर बैठकर अनिका के जागने का इंतजार कर रही थी। श्रेया बस फटी हुई आंखों से बिना पलके झपकाए अनिका को देखे जा रही थी। श्रेया के चेहरे को देखकर ना तो ऐसा लग रहा था कि श्रेया अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी और ना ही उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई इमोशन नजर आ रहा था। बस बिना पलके झपकाए अपनी जगह पर बैठी श्रेया अनिका को देखती जा रही थी। कुछ देर बाद धीरे धीरे अनिका की आंखें खुली। राजलक्ष्मी गहरी नींद में सोई हुई थी। श्रेया, जो काफी देर से अनिका पर नजरें गड़ाई हुई थी, उसने जब देखा कि अनिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी तो अपनी जगह से खड़ी होकर श्रेया धीरे धीरे अनिका के पास जाने लगी। अनिका ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तब अनिका ने देखा कि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। अनिका की आंखों में फिर से वही पहले वाली हैरानी दिख रही थी जो अनिका के होश में आने के बाद दिखाई दे रही थी। अनिका काफी घबराई हुई लग रही थी। श्रेया अनिका की हालत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आई। जब अनिका की नजरें श्रेया की नजरों से टकराई तब अनिका श्रेया को हैरानी से देखने लगी।
इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट कर पाती, श्रेया ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, देखो अनिका, मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ वह बात शायद तुम्हें बहुत कड़वी लगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपने भाई आकाश से कितना प्यार करती थी। तुम अभी अभी घर वापस लौटी हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे मन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। मगर जो बात सोच सोच कर मैं अंदर से झुलस रही हूँ वह शेयर करने के लिए मेरे पास दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अनिका, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी पर करती हूँ तो वो सिर्फ तुम और आकाश हो। मगर आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा और ऐसे हालात में मेरे पास अपना कहने के लिए तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अनिका, मैंने आकाश को तो हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है, मगर अब मैं अपनी बच्ची पिंकी और आकाश के होने वाले बच्चे को नहीं खो सकती। अनिका काफ़ी हैरानी से श्रेया को देखे जा रही थी। श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, अनिका, मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। मैंने हमेशा ही मन तुम्हारे और रोहित के लिए काफ़ी प्रार्थना की है। हमेशा चाहा था कि तुम और रोहित खुश रहो, तुम्हारे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। मगर कमाल की बात तो ये है कि जो दुआ मैं तुम लोगों के लिए कर रही थी, कहीं ना कहीं वह दुआ मैं अपने लिए मांगना भूल गई। मेरे हंसते खेलते परिवार को सचमुच किसी की नज़र लग गई। मेरे बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया। आकाश मेरे जीने की वजह थी, अब मेरे जीने की वजह तो इस दुनिया में रही नहीं। मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे जीना होगा, मेरे होने वाले बच्चे के लिए और पिंकी के लिए मुझे जीना होगा और इस दुनिया से लड़ना होगा। बस तुमसे आज इतना कहने आई हूँ कि अगर मुझे ये पता चला कि मेरी दुनिया में आग लगाने वाला कोई तुम्हारा अपना है तो तुम ही बताओ मुझे ऐसी हालत में क्या करनी चाहिए। अनिका की नज़रों में काफ़ी हैरानी थी। अनिका की आंखों में हैरानी देखते हुए श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम हैरान क्यों हो, तो मैं साफ साफ शब्दों में तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मेरी पूरी दुनिया में आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पति रोहित मारवा है। अनिका हैरान होकर श्रेया की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। अनिका की आंखों में हैरानी देखते हुए श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो अनिका, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसका मेरे पास अब तक कोई सबूत नहीं है और मैं ये भी नहीं जानती कि मैं ये बात किसके बारे में कह रही हूँ। मेरा आकाश तो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छिन चुका है, मगर अब मैं उसके सपने को मरने नहीं दूंगी। आकाश ने सपना देखा था कि एक दिन वो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाए, जो उसने पूरा भी किया। मारवा इंडस्ट्री को इतने सालों बाद पछाड़कर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री नंबर 1 की पोजीशन पर आ गई। राजा ने तख्त तो हासिल कर लिया, मगर राजा अब तख्ते पर बैठने के लिए खुद इस दुनिया में नहीं रहा। जब श्रेया ये सारी बातें कर रही थी तब श्रेया की आंखें काफ़ी इमोशनल लेस हो गई थी और वही अनिका बड़ी ही हैरानी से श्रेया की ओर देखे जा रही थी। श्रेया को लग रहा था कि अनिका के चेहरे की हैरानी श्रेया की बात सुनने की वजह से थी, मगर कहीं ना कहीं अनिका के चेहरे की हैरानी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो अपने सामने खड़ी लड़की को पहचानने की कोशिश कर रही थी। न तो अनिका श्रेया की बातें समझ पा रही थी और न ही अनिका आकाश की मौत के बारे में कुछ जानती थी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, देखो अनिका, तुम एक बात अच्छी तरह से जानती हो कि आकाश के बाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे अगर किसी पर है तो वो सिर्फ तुम पर है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चों की मदद के लिए तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहोगी, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़े। आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, अगर किसी भी तरह से ये पता चलता है कि आकाश की मौत के पीछे सचमुच रोहित का हाथ है तो तुम रोहित को सजा दिलाने में मेरी मदद करोगी। श्रेया ने ये बात कहने के बाद अपना हाथ अनिका की ओर बढ़ा दिया। श्रेया ने अनिका से कहा, क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो अनिका? अनिका फटी हुई आंखों से श्रेया के हाथ की ओर देखने लगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके सामने खड़ी लड़की उससे क्या चाहती थी। श्रेया बार बार एक ही चीज दोहराती रही, वादा करो मुझसे अनिका, वादा करो। अनिका के बिस्तर के पास लेटी राजलक्ष्मी के कानों पर बार बार श्रेया की आवाज़ पड़ रही थी। राजलक्ष्मी ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो ये देखकर चौंक गई कि कमरे में अनिका के सामने श्रेया खड़ी थी। अनिका पूरी तरह से जाग चुकी थी। राजलक्ष्मी एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और श्रेया के पास जाकर कहने लगी, अरे श्रेया, आप अचानक अंदर कैसे आई? राजलक्ष्मी की बातों को इग्नोर करते हुए श्रेया ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो अनिका? वादा करो मुझसे। आकाश के मौत के सदमे ने श्रेया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया का दिल बिल्कुल पत्थर का हो चुका था। आकाश की मौत की खबर सुनने के बाद
बाद से लेकर अब तक श्रेया की आंखों से आंसू बहने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अनिका से वादा मांग रही श्रेया की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। राजलक्ष्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि श्रेया आखिर अनिका से कौन सा वादा मांग रही थी। श्रेया का हाथ पकड़कर श्रेया को होश में लाते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, मेरी बात सुनिए, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। इस वक्त अनिका मैडम के साथ इस तरह की बात करना ठीक नहीं है, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा लग रहा था जैसे राजलक्ष्मी की बातें श्रेया सुन तो पा रही थी मगर समझ नहीं पा रही थी। श्रेया लगातार अनिका को फोर्स करती रही कि वो उससे वादा करे। अनिका भी फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़ी श्रेया को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका मन ही मन श्रेया की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। राजलक्ष्मी लगातार श्रेया को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक राजलक्ष्मी ने श्रेया को दोनों कंधों से पकड़कर पूरी तरह हिलाया और कहा, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अनिका मैडम अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। जैसे ही राजलक्ष्मी के ये शब्द श्रेया के कानों पर पड़े, श्रेया अचानक सतबद्ध हो गई। श्रेया फटी हुई आंखों से अनिका को देखती रही। अनिका के चेहरे की हैरानी अब कुछ कुछ श्रेया की समझ में आने लगी थी। श्रेया ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? अनिका की याददाश्त जा चुकी है? मतलब? राजलक्ष्मी ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखते हुए श्रेया से कहा, मैडम ये सच है, अनिका मैडम की किडनैपिंग हो चुकी थी। अभी 2 दिन पहले ही वो घर वापस लौटी है, मगर वो बेहोशी की हालत में वापस लौटी थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब हमें पता चला कि इन्हें कुछ भी याद नहीं है। राजलक्ष्मी ने श्रेया को ये बात अनिका से कुछ दूर ले जाकर कही थी। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही श्रेया की आंखों से बहते हुए आंसू अचानक थम गए। श्रेया के चेहरे का दुख अब हैरानी में बदल चुका था। श्रेया फटी हुई आंखों से बिस्तर पर बैठी अनिका की ओर देखती रही। अनिका बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने की और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। अनिका की बेबसी और बेचैनी देखकर राजलक्ष्मी तुरंत अनिका के पास गई और कहने लगी, मैडम आप रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। अनिका मैडम जस्ट रिलैक्स, कम डाउन। ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है श्रेया, ये मान लीजिए कि ये आपकी सगी बहन से भी बढ़कर है। जैसे ही राजलक्ष्मी ने श्रेया को इंट्रोड्यूस करवाया, अनिका फिर से काफ़ी परेशान नजर आने लगी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसके सामने खड़ी लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसकी सगी बहन से भी बढ़कर थी, तो श्रेया का चेहरा उसे याद क्यों नहीं आ रहा था। न तो अनिका को श्रेया का चेहरा याद आ रहा था और न ही श्रेया के साथ उसके रिलेशन। अनिका के दिल ही दिल में उलझन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक तरफ अनिका को ये बताया गया था कि रोहित मारवा उसका पति था, दूसरी तरफ अभी अभी राजलक्ष्मी ने अनिका को ये बताया था कि सामने खड़ी लड़की श्रेया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मगर अभी कुछ देर पहले श्रेया ने अनिका से कहा था कि रोहित मारवा उसके पति का कातिल था। अनिका के लिए ये सारी बातें ठीक उस बच्चे की तरह थी जो अभी अभी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। जब तक इस दुनिया को न समझा जाए, इस दुनिया में जीना बेहद आसान होता है, मगर जैसे ही कोई इंसान इस दुनिया को समझने की कोशिश करता है, ये दुनिया जीने लायक नहीं रहती। बिल्कुल यही हाल था अनिका का। अनिका न तो अपने नाम को जानती थी, न अपने वजूद को जानती थी। अपने आप को ढूंढने की परेशानी से जूझ रही अनिका श्रेया की बातों से काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। धीरे धीरे अनिका के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नजर आने लगा था। अनिका ने अब तक अपने इमोशंस को संभाल कर रखा था, जो अनिका का बेसिक स्वभाव था, मगर अनिका बार बार अपने दिमाग पर और जोर लगाकर ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अनिका कभी अपने आप को देखती तो कभी अपने सामने खड़ी राजलक्ष्मी और श्रेया को देखती। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो भी ठीक उन्हीं लोगों की तरह एक नॉर्मल लड़की थी तो उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अनिका अपने सर पर हाथ रखकर अपने सर को जोर जोर से सहलाने लगी। अनिका के चेहरे की सारी नसें अब दिखाई देने लगी थी। अनिका का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त अनिका का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि अनिका के नाक और कान से खून निकलने लगेगा। अनिका को इतना परेशान होते हुए देखकर राजलक्ष्मी ने अनिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया और कहा, मैडम प्लीज रिलैक्स हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए मैडम। जब राजलक्ष्मी ने देखा कि अनिका पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और वो लगातार अपने दिमाग पर जोर देकर अपने अतीत को याद करने की कोशिश कर रही थी, तब अचानक राजलक्ष्मी ने कमरे के कोने में पड़े साइड टेबल की ओर दौड़ लगाई और एक ड्रावर में से खुद अनिका की बनाई हुई एक टैबलेट निकाली, जो दिमाग को शांत करने वाली दवाई है, जिसे अनिका ने किसी वक्त श्वेता के साथ मिलकर लेबोरेटरी में बनाया था और रोहित की दादी माँ के इलाज के लिए अनिका ने इन्हीं टैबलेट्स का यूज किया था। राजलक्ष्मी ने एक छोटी सी शीशी से 2-3 टैबलेट निकाली और पानी के साथ राजलक्ष्मी दौड़कर अनिका के पास आई।
पानी का गिलास अनिका के हाथों में थमाते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम प्लीज प्लीज ये टैबलेट खा लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। ये टैबलेट आपने खुद अपने हाथों से बनाई है। राजलक्ष्मी के हाथों में रखी टैबलेट को देखकर अनिका और भी ज्यादा हैरान हो गई। राजलक्ष्मी ने अनिका से कहा था कि जो टैबलेट उसके हाथ में थी वो टैबलेट खुद अनिका ने बनाई थी। अनिका ये सोच सोचकर हैरान हुई थी, अगर वो इतनी काबिल और इतनी अक्लमंद लड़की थी तो उसे इतनी सी बात याद क्यों नहीं आ रही थी कि वो खुद कौन थी। अपनी खूबियों और हुनर के बारे में तो बहुत दूर की बात थी, अनिका तो अपना नाम भी याद नहीं कर पा रही थी। अनिका की सांसें काफी तेज होने लगी थी। तभी राजलक्ष्मी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई टैबलेट अनिका को जबरदस्ती खिलाते हुए कहा, मैडम प्लीज ये टैबलेट खा लीजिए, प्लीज किसी पर नहीं तो अपने आप पर विश्वास कीजिए। यह टैबलेट आपने खुद बनाई है, ये टैबलेट खाकर आपका दिमाग जरूर शांत हो जाएगा। ये कहने के बाद राजलक्ष्मी ने जबरदस्ती वो टैबलेट अनिका के मुंह में डाल दी और पानी का गिलास अनिका के हाथों में थमा दिया। अनिका एक ही सांस में पूरा पानी पी गई और साथ ही साथ दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट भी अनिका के गले से नीचे उतर गई। वहां हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला, सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि रोहित तेजी से चलकर वीवीआईपी वार्ड की ओर चला आ रहा था। रोहित को अपने पास आता हुआ देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, सर वी आर वेरी सॉरी, मगर श्रेया मैडम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। रोहित तेजी से अपने कदम अनिका के कमरे की ओर आगे बढ़ाता रहा। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही जैसे ही रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो रोहित को एहसास हुआ कि दरवाजा अंदर से लॉक किया गया था। रोहित ने हैरान होकर जब अपने बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखा तो उस गार्ड ने रोहित से कहा, सर श्रेया मैडम जैसे ही अंदर गई उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया है। अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम श्रेया मैडम को कैसे रोकें। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि सिक्योरिटी गार्ड भी धर्म संकट में फंसे थे। एक तरफ उन्हें अनिका की सिक्योरिटी देनी थी और दूसरी तरफ श्रेया और कोई नहीं बल्कि अनिका के भाई आकाश की विधवा पत्नी थी और अनिका की बेस्ट फ्रेंड। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनने के बाद रोहित अनिका के कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो रोहित ने जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, श्रेया दरवाजा खोलो, मैं रोहित हूँ, मुझे अंदर आने दो। अनिका की हालत के बारे में सुनने के बाद श्रेया बिल्कुल स्तब्ध होकर अनिका की हर हरकत को देख रही थी। वहीं राजलक्ष्मी अनिका को रिलैक्स करवाने में बिजी थी, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। लेकिन जैसे ही राजलक्ष्मी ने दरवाजे पर रोहित की आवाज़ सुनी, राजलक्ष्मी ने अनिका की ओर देखकर कहा, लीजिए मैडम, रोहित मारवा जी आ गए, योर हस्बैंड इज हेयर। अनिका ने दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट खाई थी, जिसके बाद तुरंत अनिका के चेहरे पर काफ़ी हद तक राहत दिखाई दे रही थी। मगर तभी अचानक अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, रोहित मारवा इज ए मर्डरर। ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी के होश उड़ गए। अनिका ने जो दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट्स अपने हाथों में बनाई थी, आज वही टैबलेट अनिका के दिमाग को शांत करने में अनिका की मदद कर रही थी। अनिका के मन में एक साथ कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिनके जवाब खुद को न पता होने की वजह से अनिका काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रही थी। अनिका का बीपी अचानक हाई होने की वजह से अनिका का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। जैसे ही राजलक्ष्मी ने अनिका की यह हालत देखी, राजलक्ष्मी ने अनिका को उसकी ही बनाई हुई दिमाग को शांत करवाने वाली टैबलेट खिला दी और बहुत जल्द दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट अनिका पर असर दिखाने लगी। मगर हैरानी की बात यह थी कि कुछ देर तक शांत रहने के बाद अनिका ने राजलक्ष्मी से एक ऐसी बात कही कि राजलक्ष्मी के होश उड़ गए। अनिका ने राजलक्ष्मी की आंखों में आंखें डालकर कहा, रोहित मारवा इज ए मर्डरर। राजलक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ऐसा क्यों कह रही थी। दरवाजे पर खटखटा रहे रोहित मारवा के बारे में अनिका ऐसा क्यों कह रही थी, ये बात राजलक्ष्मी की समझ के बाहर थी। दरवाजा खटखटाने का शोर बढ़ता ही गया। राजलक्ष्मी अभी भी पूरी तरह से शोक में थी, मगर जब रोहित का बार बार दरवाजा खटखटाकर अनिका और श्रेया को आवाज़ लगा रहा था तो अपने आप को संभालते हुए राजलक्ष्मी ने अनिका के हाथों से पानी का गिलास लिया और साइड की टेबल पर रखकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही रोहित दौड़कर अंदर आया। जब रोहित ने देखा कि अनिका बिस्तर पर बैठी थी और अनिका पूरी तरह से जाग चुकी थी तो रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित जल्दी से अनिका के पास गया और कहने लगा, क्या तुम ठीक हो अनिका? रोहित को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि नींद से उठने के बाद अनिका पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और शायद अनिका को सब कुछ वापस याद आ जाएगा। रोहित बस मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि अनिका की नींद खुलते ही अनिका को सब कुछ वापस याद आ जाए और अनिका
और रोहित की फैमिली फिर से पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दे। मगर जब रोहित ने देखा कि अनिका की आंखों में अभी भी वही हैरानी नजर आ रही थी जो पिछली रात को नजर आ रही थी, तो रोहित के चेहरे की मुस्कुराहट फिर से कुछ कम हो गई। अनिका जमीन की ओर देखकर कुछ सोच रही थी। रोहित अनिका को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए अनिका को अकेला छोड़कर रोहित श्रेया के पास जाकर कहने लगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम तो अनिका की हालत देख ही रही हो। आकाश के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख और अफसोस है, मगर मेरा यकीन करना कि ऐसे वक्त पर हम मरवा खानदान के लोग गुलेरिया परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हाँ, आकाश को अंतिम विदाई देने के लिए मैं और अनिका नहीं पहुंच पाए, मगर तुम तो अपनी आंखों से देख रही हो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है। पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारी खुशियों को। एक तरफ आकाश के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और दूसरी तरफ अनिका पूरी तरह से हम सबको भूल चुकी है। वो तो अपने आप को भी नहीं जानती। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा सब कुछ कैसे हो गया। रोहित बड़े ही प्यार से श्रेया के साथ बातें कर रहा था, मगर तभी अचानक श्रेया ने अपने कदम पीछे हटा लिए। श्रेया का इस तरह का रिएक्शन देखकर रोहित काफ़ी हैरान रह गया। श्रेया की आंखों में रोहित को अपने लिए गुस्सा नजर आ रहा था। रोहित ने इससे पहले कभी भी श्रेया को इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि शायद आकाश की मौत ने श्रेया को अंदर से तोड़ दिया था, मगर इस वक्त श्रेया के चेहरे पर जो रिएक्शन दिख रहे थे वो श्रेया के नेचर के बिल्कुल अपोजिट थे। जैसे ही रोहित ने श्रेया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, श्रेया तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। रोहित चुपचाप खड़ा श्रेया को कमरे से जाता हुआ देख रहा था। रोहित जानता था कि श्रेया अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी और ऐसे वक्त में रोहित और अनिका श्रेया का साथ देने के लिए उसके साथ मौजूद नहीं थे, इसीलिए शायद श्रेया को बुरा लग रहा था। श्रेया के जाने के बाद रोहित उदास होकर राजलक्ष्मी की ओर मुड़कर देखने लगा और कहने लगा, राजलक्ष्मी एक आखिरी उम्मीद थी, मगर अब उस पर भी पानी फिर चुका था। मैंने बस एक उम्मीद की थी कि सुबह होते ही जब अनिका जागे तब किसी तरह उसकी याददाश्त लौट आए। रोहित अपनी बात कहते हुए बीच में ही उदास होकर कमरे में रखी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। राजलक्ष्मी की हैरानी अभी भी कम नहीं हुई थी। अनिका के मुंह से अभी अभी राजलक्ष्मी ने रोहित के बारे में जो बात सुनी थी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। राजलक्ष्मी को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका ने जो बात रोहित के लिए कही थी वो उसे कहनी भी चाहिए थी या नहीं, मगर मन ही मन राजलक्ष्मी ये भी सोचने लगी थी कि कहीं उसकी मैडम के साथ ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से उनके दिमाग पर इतनी गहरी इमोशनल चोट लगी थी कि उनकी याददाश्त चली गई। डॉक्टर शेट्टी के मुताबिक भी अनिका की फिजिकल कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी। अनिका के वाइटल सेल्स, हार्ट बीट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर आखिर अनिका की याददाश्त जाने का कारण क्या हो सकता था? कहीं ना कहीं राजलक्ष्मी के मन में उलझन बढ़ती जा रही थी। क्या अनिका की याददाश्त खोने की वजह खुद रोहित मारवा था? ये बात अब राजलक्ष्मी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। रेगिस्तान की तपती हुई धूप में कुछ घूंघट वाली औरतें रेगिस्तान की रेत को फावड़े से हटाकर रेत में गड्ढा करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही थी। धूप इतनी ज़्यादा तेज थी कि कुछ हाथ मारने के बाद एक औरतें फावड़ा अपने पीछे खड़ी साथी घूंघट वाली औरतों को देने लगती। हर औरत बारी बारी से काम करती और बारी बारी से आराम करती। रेत में एक गहरा गड्ढा खंडहर के ठीक सामने बनाया जा रहा था। खंडहर के अंदर एक ही जैसी लिफाज में 1000 से भी ज़्यादा घूंघट वाली औरतें रेगिस्तान की ओर दिख रही थी। वो अपनी साथियों को रेगिस्तान की धूप में रेत में गड्ढा करते हुए देख रही थी। एक तरफ खंडहर की चौखट पर कुछ औरतें बैठकर अपनी छाती पीट पीट कर जोर जोर से रो रही थी। आसमान में कई गिद्ध उड़ते हुए नजर आ रहे थे। अपनी ही छाती जोर जोर से पीट कर रोने वाली औरतों के सामने 8 लाशें पड़ी थी। बाकी सारी औरतें जो खड़ी थी वो चुपचाप अपनी साथी औरतों को गड्ढा खोदते हुए देख रही थी। ना तो उनमें से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और ना ही वह औरतें चुपके से सिसकियां भर रही थी। शौक से ज़्यादा पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा करना उनका रिवाज था। तभी अचानक रेगिस्तान में तेजी से हवाएं चलने लगी। जमीन पर पड़ी लाशों का कफन ओढ़ाया गया था। तेजी से चल रही हवाओं की वजह से बार बार लाशों के चेहरे से कफन उड़ रहा था। मरी हुई औरतों के चेहरे उड़ते हुए कफन में कभी नजर आते तो कभी कफन में गायब हो जाते। तभी घूंघट ओढ़ी दमयंती देवी अचानक घूंघट वाली औरतों के बीच से रास्ता बनाती हुई उन रोती हुई औरतों के पास जाकर खड़ी हो गई। अपनी माँ साहब को आता हुआ देखकर धीरे धीरे सारी औरतें अपनी लीडर की ओर अपना चेहरा करके खड़ी होने लगी। तभी एक घूंघट वाली औरत दमयंती देवी के पास आकर कहने लगी, माँ साहब, आज हमारी 8 साथी शहीद हो गई हैं।
क्या आपको लगता है कि इन्हें आपने जो सजा दी है वह सही है? उस औरत की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे घूंघट के पीछे छिपी आवाज़ किसी बहुत ही कम उम्र की लड़की की थी, जिसे अपनी साथियों के मरने का काफ़ी दुख था। मगर जैसे ही उस लड़की ने दमयंती देवी से यह बात कही, एक घूंघट वाली औरत ने उसे पकड़कर पीछे की ओर खींच लिया। उस लड़की ने भी तुरंत अपना सर झुका लिया। उस लड़की को देखकर यह साफ पता चलता था कि उस पूरे खंडर में दमयंती देवी के खिलाफ बोलना सिर्फ गलती नहीं मगर एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। दमयंती देवी सिर्फ वहाँ की लीडर नहीं थी मगर उन औरतों के लिए एक मसीहा थी, और दमयंती देवी के खिलाफ बोलना वहाँ के कानून का उल्लंघन था। दमयंती देवी धीरे से चलकर उस लड़की के पास आई और उस लड़की के कानों के पास जाकर बड़ी ही धीमी मगर सख्त आवाज में कहने लगी, जो कुछ भी किया है वह मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। इस मौत की दुनिया में जिंदगी ढूंढ रही हम सभी औरतों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। इन्हें मारते वक्त मुझे जितना दुख हुआ है वह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बड़े ही प्यार से मैंने तुम सबको पाला है। इस दुनिया में तुम सब मेरी बेटियां हो, जिन्हें मैं समाज के जुल्मों से दूर लेकर आई हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी फूल जैसी बेटियों को सजा देकर मैं खुश हूँ? उस लड़की के पास दमयंती देवी की बातों का कोई जवाब नहीं था। उस दमयंती देवी ने देखा कि अब उस लड़की की आवाज़ पूरी तरह से दब चुकी थी, तो अपनी साथियों की तरफ मुड़कर दमयंती देवी कहने लगी, आज हमारे लिए एक बहुत दुख का दिन है। वो लड़की जिसके पास अमर होने की जड़ी बूटी है वो हमारे हाथ लगी गई थी। अगर हम उस लड़की के पास से अमर होने की जड़ी बूटी पाने में कामयाब हो जाते तो फिर सोचो हम इस दुनिया पर राज कर सकती थी। यहाँ हर औरत के दिल में अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने की आग जल रही है। उस जलती आग को शांत करने के लिए हमें उस जादुई जड़ी बूटी की ज़रूरत थी। जरा सोचो, वो जड़ी बूटी अगर हमारे हाथ लग जाती तो हम सब कितनी ताकतवर हो सकती थी। तुम सब की सब अपने दुश्मन से बदला लेकर इस दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम कर सकती थी कि आइंदा कोई भी ताकतवर किसी कमज़ोर के ऊपर जुल्म करने की ज़रूरत न करे। वो लड़की अनिका जिसे हमने इतनी मुश्किल से कब्जे में किया था, वो लड़की वापस अपने घर पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। लाश के सामने वाली औरत की रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तभी अपने सामने पड़ी लाश की ओर देखकर दमयंती देवी ने कहा, तुम सबको बड़ा ही अफसोस हो रहा होगा कि हमारे बीच से हमारी 8 बहनें, हमारी 8 साथी को मुझे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत करना पड़ा। मगर तुम सब हमारे गिरोह का एक उसूल अच्छी तरह से जानती हो। यहाँ नाकामयाबी की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है मौत। वो लड़की जो हमारे हाथ से निकल गई वो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हम जैसी कई कमज़ोर, लाचार और दुखियारी औरतों का भविष्य बदल सकती थी। इन्हें मारते वक्त मेरे भी हाथ पांव कांप रहे थे। तुम सबको मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। अपने हाथों से जब भी मैं तुम में से किसी एक की जान लेती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे कभी कभी तो यह भी लगता है कि अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ दूं और ऐसी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दिया करूं। मगर हमारा गिरोह जिन असूलों पर बना है, अगर हम उन्हीं असूलों को तोड़ने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा बनाया हुआ ये मौत का साम्राज्य सचमुच खाक में मिल जाएगा। कुछ औरतें आकर एक एक करके अपने साथियों की लाश ले जाकर उस गड्ढे में दफनाने लगी। जो औरतें छाती पीट पीट कर जोर जोर से रो रही थी, उनकी आवाज़ अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। आसमान में गिद्ध भी चक्कर लगा रहे थे। सभी लाशों का दफनाने के बाद गर्म रेत की एक चादर बिछा दी गई। जब सारी लाशें दफनाकर कुछ लड़कियां रेगिस्तान से वापस आई तो उन घूंघट वाली औरतों को एक साथ लाइन में खड़ा करके दमयंती देवी ने उनसे कहा, हमें अपने साथियों को गिद्धों से बचाना है, चाहे वो गिद्ध आसमान में उड़ रहे हों या ज़मीन में 2 पाँव पर चल रहे हों। किसी गिद्ध के सामने आकर उसका शिकार बन जाने से अच्छा है कि हम अपने आप को इस रेत में पिघला दें। ये रेगिस्तान की तपती रेत कमाल की चीज़ है, कुछ ही दिनों में दफनाई हुई लाशों को, शरीरों को पिघला देगी। दमयंती देवी के साथ ही औरतें दमयंती देवी का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, मगर वो इतना तो जान चुकी थी कि घूंघट के पीछे दमयंती देवी काफ़ी मायूस और निराश थी। बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद दमयंती देवी ने अनिका की किडनैपिंग की थी और अनिका के जरिए वो उस जादुई जड़ी बूटी तक पहुंचना चाहती थी जो दमयंती देवी के मिशन को कामयाबी दिला सके। दमयंती देवी की आवाज़ धीरे धीरे भारी होने लगी थी। दमयंती देवी के इस काले साम्राज्य का सिर्फ एक उसूल था, वहाँ पर रहने वाली और काम करने वाली तमाम घूंघट वाली औरतों को कभी अपनी शकल भारी दुनिया में किसी को नहीं दिखानी थी।
अगर किसी औरत की शक्ल गलती से भी बाहरी दुनिया के किसी इंसान ने देख ली तो उस औरत को उसी वक्त अपनी जान देनी होती थी और अपना चेहरा तेजाब डालकर इस तरह बिगाड़ देना होता था कि कोई उस चेहरे की असली पहचान तक न पहुंच सके। सारी की सारी औरतें समाज के लिए और कानून के लिए मरी हुई थी, मगर दमयंती देवी के काले साम्राज्य में ये सारी औरतें जिंदा थी और दमयंती देवी के अनजान मिशन में दमयंती देवी को अपना मसीहा समझकर काम कर रही थी। जो घूंघट वाली औरतें अनिका का पीछा करते हुए अनिका को पकड़ने गई थी, वह सब खाली हाथ वापस लौटी थी। अनिका उनकी गिरफ्त से छूटकर निकल गई थी। यहाँ तक कि उन औरतों ने यह भी कहा था कि अनिका को बचाने के लिए बाहरी दुनिया से कोई आया था, इसीलिए दमयंती देवी के उसूलों के मुताबिक उन औरतों को अपनी जान देनी होगी। दमयंती देवी ने खुद अपने हाथों से उन सारी औरतों का गला घोंटकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। मगर मरने से पहले दमयंती देवी की एक साथी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर दमयंती देवी काफी हैरान हो गई। दमयंती देवी को पहले तो इस बात पर हैरानी हो रही कि रेगिस्तान के बीचों बीच इस खंडर के पास आखिर कौन अनिका को बचाने आया था। जब दमयंती देवी के मन में चल रहा सवाल दमयंती देवी ने अपने साथी औरतों से पूछे तो उसने जवाब देते हुए कहा, माँ साहब, जब हम अनिका का पीछा करते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचे तो अचानक अनिका रेगिस्तानी दलदल में जा फंसी। हमने एक के बाद एक अनिका के शरीर पर जहरीले बाण से वार किया ताकि उसका शरीर सुन्न पड़ जाए और हम जल्द से जल्द उस पर काबू पा सके। मगर न जाने तभी अचानक वहाँ कोई आ पहुंचा। वो शायद किसी ऊंट पर बैठा था, शायद कोई मुसाफिर था या बॉर्डर पर पार करने वाला कोई घुसपैठिया। रेगिस्तानी तूफान की वजह से हम उसकी शक्ल तो ठीक से नहीं देख पाए, मगर रेगिस्तान में हर तरफ रेत ही रेत नजर आ रही थी और रेगिस्तानी तूफान में क्या हालत होती है ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। हम पूरी तरह से दिशाहीन हो गए थे। हमें पता नहीं चला कि कब वो लड़की अनिका हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। मगर रेगिस्तानी तूफान के थम जाने के बाद हमने काफ़ी देर तक उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की। अनिका को बचाने वाला शख्स उसे किसी ऊंट पर ले गया था। ऊंट के पैरों के निशान को हम देखते हुए काफ़ी देर तक रेगिस्तान में चलते रहे। काफ़ी देर चलने के बाद ऊंट के पैरों के निशान एक जगह पर जाकर रुक गए। हैरानी की बात यह थी कि वो ऊंट भी वहीं पर बैठा था और ऊंट को देखकर हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ऊंट किसी का पालतू ऊंट था, वो तो बस रेगिस्तानी जंगली ऊंट था। अक्सर रेगिस्तानी जंगली ऊंटों का सवार करना नामुमकिन होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका को बचाने वाले शख्स ने उस ऊंट को काबू में कैसे किया, किस तरह वह उस पर सवारी कर रहा था। उस औरत ने दमयंती देवी को जब ये सारी बातें कही तब दमयंती देवी काफ़ी हैरान रह गई थी। जंगली ऊँटों को काबू करना किसी के बस में नहीं था। जिन ऊँटों पर सवारी की जा सके वैसे ऊँट पहले से पाले जाते थे और उन्हें उस तरह ट्रेन किया जाता था। जंगली ऊँटों पर सिर्फ वही इंसान सवार हो सकता था जो जानवरों की भाषा समझता हो। उस औरत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए दमयंती देवी से कहा, माँ साहेब, बहुत अजीब बात थी। वो ऊँट हमें जहाँ मिला वहाँ से कुछ ही दूरी पर हमें कुछ कदमों के निशान नजर आए। हम उन कदमों के निशान का पीछा करते हुए एक जगह पर जा पहुँचे जहाँ पर हमने एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। काफ़ी देर तक उस गड्ढे को हैरानी से हम देखते रहे, मगर फिर हमें इस बात का एहसास हुआ कि वो गड्ढा एक बड़े से हेलीकॉप्टर के पहियों की वजह से वहाँ बना हुआ था। इसका मतलब साफ था कि अनिका को जो कोई भी बचाकर ले गया था वो उसे हेलीकॉप्टर में बैठाकर यहाँ से ले गया था। उस औरत की पूरी बात सुनने के बाद दमयंती देवी ने उस औरत का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मगर मरने से पहले उस औरत ने दमयंती देवी को जो कुछ भी कहा था उस बात ने दमयंती देवी को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। दमयंती देवी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनिका इस तरह से कैसे बचकर निकल सकती थी। दमयंती देवी के काले मौत का साम्राज्य इतना खुफिया था कि खुद योगराज तक को इसकी भनक नहीं थी कि उसकी माँ दमयंती देवी की मौत का अखाड़ा कहाँ से ऑपरेट करती थी। योगराज इतना तो अच्छी तरह से जानता था कि दमयंती देवी जिंदा थी। दमयंती देवी कभी कभी योगराज से मिलने उसकी पुश्तैनी हवेली पर भी जाया करती थी, मगर दमयंती देवी अपना काला साम्राज्य कहाँ से ऑपरेट करती थी, वो कहाँ रहती थी और दमयंती देवी की मदद कौन करता था, यह बात तो खुद योगराज भी नहीं जानता था। दमयंती देवी ने अपनी उन साथियों को मौत के घाट उतार दिया था, मगर उन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अनिका को बचा के निकालना महज एक इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा। जिस वक्त अनिका दमयंती देवी के चुंगल से बचकर बाहर निकली थी, ठीक उसी वक्त किसी मुसाफिर का वहां आना और फिर अनिका को बचाने के बाद उसे हेलीकॉप्टर से ले जाना, ये सब कुछ काफ़ी अजीब था।
दमयंती देवी अब तक तो ये भी जान चुकी थी कि अनिका वापस मारवा हाउस पहुंच चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि जिस किसी ने अनिका को बचाया था उसने अनिका को वापस अपने घर भिजवा दिया था। मगर दमयंती देवी ये भी जानती थी कि जिस किसी ने अनिका को मारवा हाउस वापस भिजवाया था उसने अब तक अपना नाम छुपा कर रखा था। उस इंसान ने ना तो रोहित को कुछ बताया था और ना ही वो इंसान दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाना चाहता था, जिसका मतलब साफ था कि जिस किसी ने अनिका को बचाया था वो कोई मामूली इंसान नहीं था। अनिका काफ़ी पावरफुल और पैसे वाले खानदान की लड़की थी। वो मारवा खानदान की बहू थी। अनिका जैसी लड़की की जान बचाकर उसे घर वापस भिजवाने के बदले में मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार उस इंसान को दौलत और शोहरत से मालामाल कर देते। मगर जिस इंसान ने अनिका को घर वापस भेजा था उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। दमयंती देवी अब गहरी सोच में पड़ गई थी कि आखिर कौन हो सकता था वो इंसान जिसने अनिका की जान बचाई थी, और दमयंती देवी के हाथ जो जादुई जड़ी बूटी लगने वाली थी उसे दमयंती देवी से छीनकर इतने दूर ले गया था कि अब दोबारा उसे पाना दमयंती देवी के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। दमयंती देवी जानती थी कि एक बार अनिका की किडनैपिंग हो चुकी थी, इसीलिए मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार ने अनिका के लिए रखी हुई सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर दी होगी। इसीलिए इस बार अनिका पर कब्जा करने बेहद मुश्किल होने वाला था। मगर दमयंती देवी भी मन ही मन यह तय कर चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, V16 पावर ड्रग को पाने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देगी। मरी हुई औरतों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के बाद दमयंती देवी खंडर के अंदर अपने एक सीक्रेट कमरे में अंदर चली गई। खंडर के ग्राउंड फ्लोर पर बना ये छोटा सा कमरा दिखने में तो काफ़ी पुराना था, मगर उस अंधेरे कमरे के अंदर कहीं लाल, नीली और पीली लाइट जल रही थी। कमरे के अंदर दो घूंघट वाली औरतें बैठकर एक बड़ी सी मशीन पर कुछ काम कर रही थी। तभी दमयंती देवी ने एक बड़ा सा फोन का रिसीवर उठाकर अपने कान पर लगाया। कुछ देर तक उनके कानों पर फोन की रिंग सुनाई देती रही। फिर अचानक कॉल कनेक्ट हुआ। तब दमयंती देवी के कानों पर योगराज की आवाज पड़ी। योगराज ने दमयंती देवी से कहा, बताओ माँ, क्या हुक्म है? दमयंती देवी ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने बेटे से कहा, बड़े बड़े कामों की उम्मीद मैं तुमसे नहीं करती हूँ। तुम्हें इस दुनिया के राजा के तख्त पर बैठते हुए देखने के मेरे अरमान को मैं खुद अपने हाथों से पूरा करना चाहती हूँ। बस एक छोटा सा काम करना है तुम्हें। जरा पता लगाओ कि अनिका को घर पहुँचाने वाला कौन था, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, और जैसे ही तुम्हें पता चले तुम मुझे बताओगे। तुम खुद कोई एक्शन मत लेना। तभी दमयंती देवी के कानों पर योगराज की आवाज़ पड़ी। योगराज ने दमयंती देवी से कहा, अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने आदमी से काम के लिए पहले से लगा रखे हैं। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि अचानक यह अनिका की जिंदगी में कौन सा मसीहा आ गया उसकी ढाल बनकर। वैसे माँ, मुझे एक बात की बड़ी हैरानी हो रही है। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारे चुंगल से दुश्मन बचकर बाहर निकल जाए, फिर आज ऐसा कैसे हो गया? मैं तो खुद भी नहीं जानता कि तुम इस वक्त कहाँ हो, किसके साथ हो, तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ कौन कौन है। मगर आज तक इतने सालों में जब भी हमारा कोई भी दुश्मन एक बार गायब हुआ तो वो वापस इस दुनिया में लौट कर नहीं आया। मगर इतने सालों में पहली बार हुआ है कि अनिका जिंदा भी लौट आई है और हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद दमयंती देवी ने अपने बेटे से कहा, किस्मत, इसी को किस्मत कहते हैं बेटा। अगर हर चीज इतनी आसानी से मिल जाती तो फिर इस दुनिया में लोग ख्वाहिश करना ही बंद कर देते। माना कि आज तक हमारी गिरफ्त से कोई दुश्मन बचकर बाहर नहीं निकला था, मगर कभी ना कभी तो ये होना ही था। जिंदगी चुनौतियों का नाम है और बिना चुनौती के जिंदगी बिल्कुल एक बंजर जमीन की तरह है। ना उस पर चला जा सकता है और ना ही उस पर धान उगाया जा सकता है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद योगराज ने दमयंती देवी से कहा, माँ, वो इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। इस बार आलाकमान को मैंने ऐसा फंसाया है कि ना चाहते हुए भी वो लोग टिकट इस बार मुझे ही देंगे। माँ, अगर वो कैंपेनिंग के लिए इससे पहले कि योगराज अपनी बात पूरी कर पाता, दमयंती देवी ने योगराज से कहा, मिल जाएंगे। कल तुम्हें 50 करोड़ रुपए हवेली के पीछे वाले पेड़ के नीचे रखी एक बोरी में मिल जाएंगे। दमयंती देवी की बात सुनते ही योगराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ, इतनी जल्दी नहीं है। इससे पहले कि योगराज अपनी बात पूरी कर पाता, दमयंती देवी ने योगराज से कहा, मिल जाएंगे। कल तुम्हें 50 करोड़ रुपए हवेली के पीछे वाले पेड़ के नीचे रखी एक बोरी में मिल जाएंगे। दमयंती देवी की बात सुनते ही योगराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ, इतनी जल्दी नहीं है। इससे पहले कि योगराज अपनी बात पूरी कर पाता, दमयंती देवी ने योगराज से कहा, जल्दी तो मुझे है तुम्हें इस दुनिया के राजा का ताज पहनाने की, मगर हर पत्थर को सोना बनाने के लिए पारस मणि की जरूरत होती है, और वो पारस मणि अनिका के गले में अटकी है।
मगर मैं किसी भी हालत में उसके गले में हाथ डालकर वो पारस मणि उससे छीन कर रहूंगी। योगराज से बात करने के बाद दमयंती देवी ने उस बड़े से फोन का रिसीवर अंधेरे कमरे में बैठी घूंघट वाली औरतों के हाथ में थमा दिया। उस कमरे में अलग अलग किस्म के सैटेलाइट फोन्स लगे थे। दमयंती देवी ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बड़ी ही सख्त आवाज में अपने सामने बैठी औरतों से कहा, मैं जो नंबर दे रही हूँ उस पर अभी के अभी मुझे कॉल लगा कर दो। इसके बाद दमयंती देवी ने उन औरतों को एक नंबर दिया। उन औरतों ने वह नंबर एक बड़े से कीबोर्ड पर टाइप किया। फिर अचानक सामने रखी स्क्रीन पर अलग अलग कॉम्बिनेशन के नंबर दिखाई देने लगे। कुछ देर बाद उन औरतों ने फोन का रिसीवर दमयंती देवी के हाथों में थमा दिया। दमयंती देवी ने कॉल कनेक्ट होते ही अपनी भारी और सख्त आवाज में कहा, जरा पता लगाओ रेगिस्तान से कौन सी मशीन का पंछी उड़ा था और वह कहाँ गया था। हमारे पिंजरे का एक परिंदा हमारे पिंजरे से उड़ गया है। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनीका को मिलने के बाद और अनीका की हालत देखने के बाद श्रेया काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई थी। श्रेया ने अपने जीवन साथी आकाश को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, मगर आकाश के जाने के बाद भी श्रेया को ये उम्मीद थी कि जिंदगी में हर मुश्किल से उसे बाहर निकालने के लिए अनीका उसका कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी रहेगी। मगर अनीका खुद अपने वजूद को भूल गई थी। यहाँ तक कि अनीका को खुद का नाम भी याद नहीं था। श्रेया को अनीका को की तो फिक्र हो ही रही थी, मगर उसके साथ साथ श्रेया की मन की उलझनें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। श्रेया ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा था। श्रेया इतनी ज़्यादा बौखला गई थी कि अब कार में बैठी बैठी श्रेया अपने आप से ही बातें कर रही थी। श्रेया की कार चला रहा ड्राइवर श्रेया की ऐसी हरकतों को देखकर काफ़ी परेशान हो गया था। उसने श्रेया को इससे पहले कभी इतना बौखलाया हुआ नहीं देखा था। खिड़की के बाहर देख रही श्रेया अचानक ही अपने आप से कहने लगी, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा, तुम्हें पिंकी के लिए लड़ना होगा, अपने होने वाले बच्चे के लिए लड़ना होगा, आकाश के लिए लड़ना होगा। आकाश तुम्हारे साथ ही है, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो। श्रेया की कार चला रहा ड्राइवर भी अच्छी तरह से जानता था कि श्रेया के ऊपर क्या बीत रही होगी, मगर ड्राइवर के चेहरे का डर साफ बता रहा था कि ड्राइवर को इस बात की चिंता थी कि धीरे धीरे श्रेया अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी। घर के नौकर भी काफ़ी देर से आपस में बातें कर रहे थे कि आकाश के जाने के बाद श्रेया दिल खोलकर आंसू नहीं बहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अंदर आंसुओं का सैलाब भरकर रखा था, मगर आंखों के आगे एक बांध बना दिया था जो आंसुओं को बहने से रोक रहे थे। और सभी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह अपने मन में छिपी भावनाओं को दबाकर रखना इंसान के लिए नासूर साबित हो सकता था। श्रेया पर जो दुख टूट पड़ा था वो इतना बड़ा था कि श्रेया के लिए जिंदगी जीने का मकसद ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो गया था, और मकसद के बगैर की जिंदगी इंसान के लिए श्राप साबित हो सकती थी। ये बात सभी अच्छी तरह से जानते थे। तभी अचानक ही ड्राइवर ने मिरर देखा। तब ड्राइवर ने ये नोटिस किया कि श्रेया अचानक ही अपने नाखून चबाने लगी थी। श्रेया की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी थी और वह बार बार अपने हाथों की मुट्ठियां कस रही थी। फिर अपने साथ कुछ बात करने के बाद अचानक मुट्ठियां खोल देती। ये सब देखने के बाद अब ड्राइवर से रुका नहीं गया। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर श्रेया की ओर देखा और पूछा, मैडम आप ठीक तो हैं ना? ड्राइवर पीछे जरूर मुड़ा था, मगर उसका ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर था। मगर इसके बावजूद श्रेया ने जब ड्राइवर को पीछे मुड़ा हुआ देखा तो उसने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए ड्राइवर से कहा, तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो, इस तरह से ड्राइव करते करते पीछे देखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सच बताओ, क्या प्लानिंग है तुम्हारी? क्या तुम भी मुझे मार देना चाहते हो? श्रेया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ड्राइवर के हाथ पांव कांपने लगे। यह बात सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश का एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ था। आकाश के एक्सीडेंट के बाद लोग तरह तरह की बातें फैला रहे थे। इन बातों में सच क्या था और झूठ क्या था यह कह पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आकाश के साथ साथ ड्राइवर भी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया था। इसीलिए उस वक्त जब आकाश की कार का एक्सीडेंट हुआ था तब क्या हुआ था, यह बात अब एक पहेली बन चुकी थी।
जिसे सुलझाना श्रेया के लिए नामुमकिन हो गया था। श्रेया की डांट सुनते ही कांपती हुई आवाज में ड्राइवर ने कहा, सॉरी मैडम, सॉरी। यह कहते हुए ड्राइवर ने अपना ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग में लगाकर गाड़ी आगे ले जाने लगा। कुछ ही देर में श्रेया की कार गुलेरिया हाउस के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही गाड़ी बंगले के मेन डोर के सामने रुकी, श्रेया कार से उतरकर सीधे बंगले के अंदर चली गई। श्रेया ने कार का दरवाजा भी बंद नहीं किया। श्रेया ने कभी भी इस तरह का रूड बिहेवियर नौकरों के साथ नहीं किया, मगर आज जिंदगी में पहली बार श्रेया का बर्ताव घर के नौकरों को काफी अजीब लग रहा था। जब श्रेया बंगले के अंदर पहुंची तब नंदिनी पहले से लिविंग रूम में पिंकी के साथ बैठी थी। श्रेया का इंतजार कर रही थी। पिंकी के हाथ में एक छोटा सा बाउल था जिसमें नंदिनी ने कुछ नाश्ता रखा था। नंदिनी अपने हाथों से पिंकी को खाना खिला रही थी। जैसे ही श्रेया घर के अंदर दाखिल हुई, नंदिनी की नजर श्रेया पर पड़ी। श्रेया को इस तरह सफेद लिबाज में देखकर नंदिनी का दिल बैठा जा रहा था, मगर वो जानती थी कि कुदरत के आगे वे बिल्कुल लाचार थे। हालांकि वह श्रेया को इस हालत में देख नहीं सकती थी, मगर वो इस बात का एहसास अपनी बातों या अपने चेहरे से होने नहीं देना चाहती थी। पिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए नंदिनी ने पिंकी से कहा, देखो मम्मा आ गई। नाश्ता कर रही पिंकी ने जैसे ही अपनी मम्मा को घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा, पिंकी ने नाश्ते का बाउल डाइनिंग टेबल पर रखा और दौड़कर श्रेया के पास चली गई। श्रेया से लिपटते ही पिंकी ने कहा, कहाँ चली गई थी आप मम्मा? पिंकी का सवाल खत्म होते ही नंदिनी अपनी जगह से उठकर श्रेया के पास आई और कहने लगी, श्रेया कहाँ चली गई थी? तुम सुबह से कहीं घर में नजर नहीं आई। हम सबको काफ़ी फिक्र हुई। मैं कब से तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, मगर तुम कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। पिंकी भी काफ़ी घबरा गई थी। फिर ड्राइवर से हमें पता चला कि तुम अनिका से मिलने लाइफ केयर हॉस्पिटल गई थी। अब कैसी है अनिका? जैसे ही नंदिनी ने अपनी बात पूरी की, श्रेया ने पिंकी को अपने आप से अलग करते हुए कहा, देखो पिंकी, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मम्मा से इस तरह से अचानक लिपटना तुम्हें बंद करना होगा। मम्मा के पेट में तुम्हारा होने वाला भाई बहन पल रहा है, तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी और होने वाले बच्चे की तुम बड़ी बहन बनने वाली हो। तुम्हें जरा जिम्मेदारी से अब काम लेना चाहिए। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। पिंकी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि उसकी मम्मा प्रेग्नेंट थी और बहुत ही जल्द उसके भाई या बहन का जन्म होने वाला था। पिंकी काफ़ी समझदार बच्ची थी और आज तक कभी भी श्रेया ने पिंकी को किसी भी बात पर इतना डांटा नहीं था, और ना ही पिंकी ऐसा कोई काम करती थी कि उसे डांट पड़े। मगर अचानक ही श्रेया ने जब पिंकी से ऐसी बातें कही तो पिंकी को अपनी मम्मा का बर्ताव काफ़ी अजीब लगा। नंदिनी भी श्रेया के बर्ताव से काफ़ी हैरान थी। नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मगर पिंकी ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से श्रेया उसे डांट लगाए। नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया इस वक्त किस तरह के हालातों से गुजर रही थी, इसीलिए बात को संभालते हुए नंदिनी ने पिंकी से कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मा, बहुत जल्द तुम बड़ी बहन बनने वाली हो। इसीलिए चलो आज एक बात हम डिसाइड करते हैं कि आज के बाद जब तक तुम्हारी मम्मा तुम्हारे भाई या बहन को जन्म नहीं दे देती, तब तक तुम्हारा सारा ख्याल मैं रखूंगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मुझे कहना। तुम्हारे स्कूल आने जाने की जिम्मेदारी से लेकर खाने पीने की सारी जिम्मेदारियां अब मेरे सर पर होंगी। कुछ दिनों के लिए मम्मा को इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। पिंकी भी अपनी चाची की ओर देखकर हाँ में अपना सिर हिला रही थी, मगर फिर पिंकी और नंदिनी के कानों पर एक जोरदार चीख पड़ी। श्रेया ने नंदिनी की ओर देखकर कहा, क्या मतलब है कि सारी जिम्मेदारियां तुम निभाओगी? मुझे किसी की मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आकाश जरूर चला गया है, मगर वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए जो ताकत छोड़कर गया है, वो ताकत मेरे साथ अभी मौजूद है। हम कोई बेबस लाचार माँ बेटी नहीं है जो सब लोग अचानक ही हम पर सिंपैथी बरसाने चले आए। श्रेया की ये बात सुनकर नंदिनी चौंक गई। आज तक श्रेया और नंदिनी के संबंध काफ़ी अच्छे रहे थे। श्रेया अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही सिद्धार्थ गुलेरिया का स्वभाव थोड़ा सा अजीब था, मगर नंदिनी घर की बहू होने के बावजूद घर की बेटी बनकर रही थी। एक बड़ी बहू होने के सारे फर्ज नंदिनी ने अच्छी तरह से निभाए थे। श्रेया के घर में आने के बाद भी नंदिनी ने श्रेया को बिल्कुल अपनी सहेली बनाकर घर में एकदम कंफर्टेबल कर दिया था, मगर आज उसी श्रेया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नंदिनी को एक गहरा आघात लगा था। नंदिनी बड़ी बड़ी आंखों से बस कुछ देर तक श्रेया को देखती रही। श्रेया की आंखें कभी बड़ी हो जाती, कभी छोटी हो जाती। श्रेया बार बार अपनी मुट्ठियों को कसने लगती, फिर उन्हें छोड़ देती। नंदिनी अच्छी तरह से श्रेया को ऑब्जर्व कर रही थी।
मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया के साथ क्या हो रहा था। श्रेया की ऊंची आवाज सुनकर घर के नौकर भी श्रेया और नंदिनी के पास जमा हो गए। नौकरों को इस बात की चिंता अब हर पल सताने लगी थी कि आखिर श्रेया को मानसिक संतुलन किस दिशा में जा रहा था। तभी अचानक श्रेया गहरी सांसें लेने लगी। धीरे धीरे श्रेया के चेहरे पर दिख रही बौखलाहट भी काफी हद तक कम हो गई। अपने आप को संभालते हुए श्रेया ने नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखिए नंदिनी भाभी, मेरी बेटी को या मुझे किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को संभालने के लिए काफी हैं। आकाश की मौत ने श्रेया को पूरी तरह से बदल दिया था। श्रेया ने आकाश की मौत के बाद तरह तरह की बातें सुनी थी लोगों से, इसीलिए अब धीरे धीरे श्रेया का लोगों पर से विश्वास उठता चला जा रहा था। जैसे जैसे नंदिनी श्रेया के जितना करीब आने की कोशिश कर रही थी, श्रेया उतना ही उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी थी। नंदिनी को अपनी बात बताने के बाद श्रेया ने पिंकी का हाथ पकड़ा और उसे घर में बनी लिफ्ट की ओर ले जाने लगी। श्रेया पिंकी को लेकर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गई। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तब अचानक ही नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी को श्रेया की कही हुई बातों का बुरा नहीं लगा था, बस नंदिनी के दिल में अब श्रेया के लिए फिक्र और ज्यादा बढ़ गई थी। नंदिनी जानती थी कि अचानक ही अगर एक जीवन साथी उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हो और सपने देखे हों, वो जिंदगी से इस तरह चला जाए तो जिंदगी बिल्कुल बेमायने हो जाती है। नंदिनी बस श्रेया के बारे में सोच सोचकर आंखों से आंसू बहा रही थी। तभी नंदिनी के कानों पर एक भारी आवाज पड़ी, श्रेया को उसके बर्ताव के लिए माफ कर देना। जैसे ही नंदिनी ने पलटकर देखा तो पाया उसके ठीक पीछे करण गुलेरिया और सिद्धार्थ खड़े थे। करण ने अपना सर झुकाकर नंदिनी से कहा, देखो नंदिनी बेटा, श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से। इससे पहले कि करण कुछ कह पाते, नंदिनी ने अपना हाथ जोड़ते हुए करण से कहा, प्लीज चाचा जी, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। आपको श्रेया के बर्ताव के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाले ने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी अचानक इस तरह कैसे उजाड़ दी थी। नंदिनी आंखों में आंसू लिए श्रेया की फिक्र में रो रही थी और करण भी श्रेया की कंडीशन को लेकर काफी टेंस में नजर आ रहे थे। वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई और ही टेंस नजर आ रही थी। सिद्धार्थ बार बार यहाँ वहां देखकर मन ही मन कुछ सोच रहा था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे आगे रखे। सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे करण के साथ कुछ बात करनी थी, मगर वो कुछ कह नहीं पा रहा था। मगर अचानक जब करण सिद्धार्थ की ओर मुड़े तो सिद्धार्थ ने अचानक ही अपने चेहरे के हाव भाव संभालते हुए करण से कहा, वैसे चाचा जी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फिर से कॉल आया होगा। वो लोग कह रहे थे कि अगर मैं जल्दी से जल्दी कंपनी के प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी संभाल लूं तो अच्छा होगा। आपको बस श्रेया से कुछ सिग्नेचर लेने होंगे। सिद्धार्थ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आंसू बहा रही नंदिनी अचानक दंग रह गई। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया इतने बड़े इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रही थी और वहीं सिद्धार्थ बार बार कंपनी के प्रेसिडेंटशिप को लेकर इतना उतावला क्यों हो रहा था। सिद्धार्थ ने दबी हुई आवाज में करण से कहा, देखिए चाचा जी, वैसे आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस, बट आप तो जानते ही हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में है। जरा आप ही सोचिए, आकाश ने मेहनत करके जिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया है, उसी आकाश की मौत की वजह से अगर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बिखर कर गिर जाए तो उसकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। आकाश की आत्मा की शांति के लिए हमें ये कदम जल्दी से जल्दी उठाना होगा। बाजार में एक छोटा सा र्यूमर भी कंपनी का कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, यह बात तो आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आपने अचानक ही बिजनेस से रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था तब बाजार में कितना बड़ा हड़कंप मच गया था। आप ही ने जिस गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को इतना नाम और इतनी शोहरत दिलवाई थी, आपके रिटायरमेंट की खबर सुनकर उसी गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ा था उन दिनों। अगर आकाश ने कम उम्र में अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारियां ना उठा ली होती तो पता नहीं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ उस वक्त क्या हुआ होता। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे घर में आकाश जैसा होनहार लड़का पैदा हुआ था, जिसने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को मुसीबत से बाहर निकाला है, मगर जिस मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को पछाड़ने के बारे में देश की कोई कंपनी सोच नहीं सकती, उस मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को भी आकाश ने अपने दम पर पछाड़ दिया। तो क्या अब हम उसकी सारी मेहनत वेस्ट जाने दें? आप जरा समझिए श्रेया को, हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा।
करण भी इस वक्त बिजनेस की कोई बात नहीं करना चाहते थे, ना ही वो मूड में थे और ना ही उन्हें यह मौका सही लग रहा था श्रेया के साथ इस तरह की बातें करने का। करण बस श्रेया की मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे थे। करण ने जैसे ही अपने कदम श्रेया के कमरे की ओर जाने के लिए आगे बढ़ाए, नंदिनी ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं चाचा जी, प्लीज इस वक्त आप श्रेया को इन सारी बातों के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए। बेचारी की हालत बहुत नाजुक है, हो सकता है वह आपको कुछ। नंदिनी ने अचानक ही अपने आप को आगे बोलने से रोक लिया, मगर करण वो समझ चुके थे जो नंदिनी कहना चाहती थी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद करण धीरे धीरे अपने कदम लिफ्ट की ओर आगे बढ़ाने लगे। श्रेया और आकाश का बेडरूम गुलेरिया हाउस के टॉप फ्लोर पर बना था। जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची, करण लिफ्ट से बाहर निकलकर कुछ देर तक लिफ्ट के दरवाजे के पास ही खड़े रहे। अचानक करण को ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें हल्के हल्के चक्कर महसूस हो रहे थे। करण ने अपने आप को संभालने के लिए लिफ्ट के दरवाजे का सहारा ले लिया। करण के माथे से पसीना बहने लगा था। अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए करण ने अपने आप को कंट्रोल किया और श्रेया के कमरे की ओर आगे बढ़ने लगे। श्रेया और आकाश के बेडरूम के पास पहुंचकर करण दरवाजे के पास रुक गए और धीरे से श्रेया के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ देर बाद जब श्रेया ने दरवाजा खोला तो करण ने एक हल्की सी खराश लेते हुए श्रेया से कहा, अनिका कैसी है? श्रेया ने जैसे ही करण को दरवाजे पर खड़ा देखा तब श्रेया ने दरवाजा खुला छोड़ दिया और करण को कमरे के अंदर आने का रास्ता दिया। करण जब कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि नन्ही सी पिंकी अपने पापा की तस्वीर के सामने बैठी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने पापा की तस्वीर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी मन ही मन अपने पापा से कंप्लेन कर रही थी, जैसे एक बच्ची के पापा ऑफिस गए हों और रात रात भर घर न लौटे। उस बच्ची के दिल को किसी न किसी तरह समझाया जा सकता है, मगर करण जानते थे कि पिंकी के पापा अब कभी नहीं लौटने वाले। पिंकी को दिलासा देने के लिए अब उनके पास कोई शब्द नहीं थे। जिस कमरे से हमेशा ही हंसी खुशी की किलकारियां की आवाज़ आती थी, आज उस कमरे में सन्नाटा और मातम छाया हुआ था। करण समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो बात कहाँ से शुरू करे। उन्होंने जो सवाल श्रेया को पूछा था वह श्रेया के कानों पर तो पड़ रहे थे, मगर श्रेया किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दे रही थी और ना ही वो करण की बात का जवाब दे रही थी। करण ने श्रेया की ओर देखकर फिर से पूछा, क्या तुमने अनिका के साथ कोई बात की? मुझे लगता है मुझे भी अनिका से मिलने जाना चाहिए। इससे पहले कि करण अपनी बात आगे बढ़ाते, श्रेया ने बड़े ही कैजुअली करण की ओर देखकर कहा, अनिका अपनी याददाश्त खो बैठी है। हालांकि श्रेया ने यह बात बड़े ही कैजुअली कही थी, मगर श्रेया की बात ने करण को हैरान कर दिया था। कुछ देर तक श्रेया को देखते ही करण ने हड़बड़ाती हुई आवाज में श्रेया से पूछा, क्या क्या कह रही हो तुम? श्रेया ने अपनी बात रिपीट करते हुए करण से कहा, हाँ आपने सही सुना, अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी है। बिजनेस के मैटर्स को डिस्कस करने के लिए मैं आज सुबह अनिका से मिलने अस्पताल गई थी, मगर वहाँ मुझे पता चला कि अनिका तो अब खुद का नाम भी नहीं जानती। वो रोहित और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी भूल चुकी है। श्रेया के मुंह से यह बात सुनकर करण को ऐसा लगने लगा जैसे अचानक उनके दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारा बिजनेस आकाश के जाने की वजह से किस तरह की मुश्किल में फंस सकता है, मगर किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले मेरा अनिका के साथ बात करना बेहद ज़रूरी है। और अनिका इस वक्त अपना ही वजूद तलाश रही है, और जो अपना ही वजूद ना जानता हो वह मेरी क्या मदद कर सकता है। वहाँ लाइफ केयर हॉस्पिटल में राजलक्ष्मी और रोहित अनिका के कमरे के बाहर खड़े होकर अनिका की रिपोर्ट देख रहे थे। रिपोर्ट्स रोहित को दिखाते हुए राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, देखिए सर, आज की भी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। कहीं भी किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का कोई सस्पेंस नज़र नहीं आ रहा है। ये बात बहुत अजीब होती जा रही है सर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक मैडम को हो क्या गया, और ऊपर से आज उन्होंने जो बात कही वो कहते कहते राजलक्ष्मी आगे कुछ बोलने से पहले रुक गई। रोहित ने देखा कि राजलक्ष्मी के चेहरे पर काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही थी। राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि उसने अंदर कमरे में अनिका के मुंह से जो बात सुनी थी वो उसे रोहित से शेयर करनी भी चाहिए या नहीं। रोहित ने जब लक्ष्मी के चेहरे पर झिझक देखी तो रोहित ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या हुआ, क्या सुना तुमने सुबह सुबह? राजलक्ष्मी ने बात टालते हुए कहा, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। जब श्रेया जी मैडम के साथ बात कर रही थी तब मैडम बार बार अपना ही नाम याद करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैं परेशान हो गई। आखिर कब तक मैडम को इस तरह देख सकते हैं हम?
राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद रोहित ने एक गहरी सांस ली और फिर अनिका की रिपोर्ट पढ़ने लगा। अचानक ही रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर पूछा, अच्छा उस डॉक्टर के बारे में कुछ पता चला जिसने अनिका का इलाज किया था? राजलक्ष्मी ने जैसे ही रोहित की बात सुनी, राजलक्ष्मी ने अपना फोन रोहित को दिखाते हुए कहा, सर मैंने हर ग्रुप पर मैडम की तस्वीर और मैडम की इंजरिंग की फोटो शेयर की है, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। सभी लोग मैडम की गेट वेल सुन की विश भेज रहे हैं, मगर कोई डॉक्टर ये नहीं कह रहा है कि अनिका मैडम का इलाज उसने किया था। और फिर एक काफ़ी हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि मैडम का इलाज जिस डॉक्टर ने किया था वो इतना काबिल है कि सारे सीनियर डॉक्टर यही कह रहे हैं कि किसी भी सर्जन के हाथों में इतनी स्किल उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी। अगर ये कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता तो अब तक पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता, मगर ये कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है तो वो इस काम में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। रोहित ने अनिका की सारी रिपोर्ट्स की फाइल बंद करते हुए राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, किसी भी तरह हमें उस डॉक्टर को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस देश के हर क्लिनिक, हर हॉस्पिटल में अनिका की तस्वीर भेजो। कोई ना कोई डॉक्टर कहीं ना कहीं जरूर होगा जिसने अनिका का इलाज किया था और हमें उस डॉक्टर तक जल्द से जल्द पहुंचना है। रोहित के चेहरे के परेशानी पढ़ने के बाद राजलक्ष्मी ने रोहित से कहा, सर मुझे लगता है अब आपको मैडम को घर ले जाना चाहिए। राजलक्ष्मी की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ सर, हॉस्पिटल में उन्हें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर उनके शरीर में ना तो कोई परेशानी है और ना ही उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम। उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं तो कहती हूँ आप उन्हें घर ले जाएं। घर के वातावरण में सबके साथ रहेंगी, बच्चों को रोज़ रोज़ देखेंगी, आपको देखेंगी तो हो सकता है एक दिन उनकी याददाश्त लौट आए। उन्हें फिर से उसी वातावरण में रखना होगा जिस वातावरण में वो याददाश्त खोने से पहले रहती थी। मैं जानती हूँ कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, मगर हमने चमत्कार होते हुए देखे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि एक आदमी जो 10 साल से अपनी याददाश्त खो बैठा था, अचानक ही उसकी याददाश्त लौट आई। पहले तो डॉक्टर्स भी ये समझ नहीं पाए कि अचानक इस तरह से किसी पेशेंट की याददाश्त वापस कैसे आ सकती है, मगर ज़्यादा छानबीन करने पर पता चला कि उस पेशेंट की याददाश्त मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। हेड इंजरी इतनी ज़्यादा थी कि सर की नसों से काफ़ी खून बह चुका था और काफ़ी नसें रप्चर हो चुकी थी। पेशेंट की जान तो बच गई थी, मगर उसकी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। वापस आने के जब सारे दरवाजे बंद हो गए तब पेशेंट की फैमिली वाले भी उसकी कंडीशन की एक्सपेक्ट करके ज़िंदगी बिताने लगे, मगर अभी कुछ महीने पहले उस पेशेंट की पुरानी यादें वापस आ गई। छानबीन करने पर पता चला कि वो पेशेंट अपनी फैमिली के साथ फिर से उसी जगह पर पहुंचा था जिस स्पॉट पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। और किस्मत कनेक्शन तो यहाँ तक का था कि जब वो उस जगह से जा रहा था उसी वक्त बाइक पर एक नौजवान ठीक उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर बाइक से गिरा। इस दृश्य को देखकर उसे अचानक ही पहले तो अपना एक्सीडेंट याद आया और एक्सीडेंट के याद आने के बाद उसे अपनी पिछली ज़िंदगी फिर से याद आ गई। हो सकता है मैडम के साथ भी ऐसी ही हो। वो बच्चों के साथ बातें करेंगी, फैमिली के साथ बातें करेंगी तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिससे अपनी मेमोरी ट्रिगर हो और उन्हें अपनी ज़िंदगी में हुआ कोई हादसा याद आ जाए। अगर एक हादसा भी याद आ गया तो मैडम की याददाश्त वापस आ सकती है। बस किसी भी तरह से हमें मैडम को वो एक हादसा याद करवाना है जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हो, वह उनकी ज़िंदगी से इतने करीब हो कि उस हादसे की याद आते ही मैडम के दिमाग का एक ऐसा शौक लगे, ऐसा आघात लगे जिससे उनके जहन से मिटी हुई सारी की सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाएं। वो चाहे सुख हो, दुख हो या कोई ऐसा लम्हा जिसमें मैडम को सबसे ज़्यादा आघात लगा हो, हमारा मैडम को इमोशनल शॉक देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही राजलक्ष्मी ने अपनी बात पूरी की, अचानक रोहित के कानों पर डॉक्टर सेट्टी की आवाज़ पड़ी। डॉक्टर सेट्टी वहीं पीछे खड़े राजलक्ष्मी की सारी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर सेट्टी ने रोहित से कहा, राजलक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अनिका जी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। उनकी तबीयत की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड हर टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन। बस मैंने कुछ बेसिक मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब किए हैं, आपको वो दवाई इन्हें देते रहना है। वैसे सच कहूँ तो ये दवाई मिस हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीज आर नॉर्मल मल्टीविटामिन्स।
जो दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। मगर इनकी दिमागी शक्ति के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। इनकी प्रॉब्लम इनकी दिमागी शक्ति नहीं, बल्कि इनके दिमाग से गायब हुए उस हिस्से की है जिसके गायब होने की वजह कोई नहीं जानता। एनीवेज मिस्टर मारवा, आप अपनी बीवी को ले जा सकते हैं। एंड आई नो आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। एंड आई एम श्योर कि बहुत जल्द हमारी फेवरेट डॉक्टर अमृता, यानी कि आपकी पत्नी मिसेज अनिका मारवा की याददाश्त वापस आ जाएगी और वो बिल्कुल पहले की तरह मेडिकल इंडस्ट्री में मानव जीवन के कल्याण का काम फिर से शुरू कर देंगी। बिस्तर पर बैठी अनिका डॉक्टर सेठी की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जब डॉक्टर सेठी ने देखा कि अनिका उन्हें घूर घूर कर देख रही थी, तब मुस्कुराते हुए डॉक्टर सेठी अनिका के पास गए और कहने लगे, मैडम, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस वक्त आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, मगर इस वक्त मेरी मानिए तो अपने दिमाग को पूरी तरह से आराम दीजिए और ये जो सामने खड़े हैं आपके पति मिस्टर रोहित मारवा, उन पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। यूँ समझ लीजिए कि मैं वो पंडित हूँ जो शादी के मंडप में दूल्हा और दुल्हन को पहली बार मिलवा रहा हूँ। आपको उनके साथ विदा करने से पहले बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप अनिका हैं, मिसेज अनिका मारवा, मिस्टर रोहित मारवा की पत्नी, और आप मेडिकल फील्ड में एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं। मेडिकल प्रोफेशन में आपका नाम डॉक्टर अमृता है। मिस्टर मारवा के साथ कुछ सालों पहले आपकी शादी हुई थी। मिस्टर मारवा के साथ आपके 3 बच्चे हैं। आपकी मां का नाम स्वाति मल्होत्रा है, जो कि इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो वो मेडिकल फील्ड की काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी थी। अगर वो आज जिंदा होती तो मेडिकल फील्ड का कोई चमत्कारी दवाई दे चुकी होती जो इंसान की जान बचाने के लिए काम आती है। आपकी ज़िंदगी से जुड़े किस्से और कहानियां सुन सुनकर मेडिकल स्टूडेंट्स अपने करियर की नींव रखते हैं। फिलहाल आप अपने बारे में बस इतना ही जान लीजिए कि बहुत जल्द आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्द आपको अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ जाएगी। बस आपको मिस्टर रोहित मारवा पर भरोसा रखना है। डॉक्टर सेठी ये कहने के बाद रोहित के पास जाकर रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, गुड लक मिस्टर मारवा। वैसे डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनना अच्छा तो नहीं लगता, मगर इस केस में मुझे ये कहना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्रार्थना ऊपर वाले से करना, क्योंकि अब उन्हीं का भरोसा है। वो कोई चमत्कार दिखाए तो हमारी मैडम फिर से पहले की तरह अपने अतीत को वर्तमान के साथ जोड़कर भविष्य के लिए काम करने लगेंगी। रोहित की पीठ थपथपाने के बाद डॉक्टर सेठी कमरे से बाहर निकल गए। राजलक्ष्मी ने अनिका के हॉस्पिटल से निकलने की सारी तैयारियां कर ली थी। हॉस्पिटल खुद रोहित की थी, इसीलिए अनिका के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी कर ली गई थी। बिस्तर पर बैठी अनिका काफ़ी हैरानी से रोहित की ओर देख रही थी। रोहित धीरे धीरे अनिका के पास आया और अपना हाथ अनिका के सामने बढ़ा दिया। राजलक्ष्मी ने अपने हाथों में कुछ सामान पकड़ रखा था। अनिका ने रोहित का हाथ अपने आगे देखकर राजलक्ष्मी की ओर मुड़कर देखा। राजलक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद करके इशारों में अनिका से ये कहा कि वो रोहित पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। अनिका के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी, मगर किसी तरह अनिका ने अपना एक हाथ रोहित के हाथ में थमा दिया और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही रोहित ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर अनिका को सहारा देने की कोशिश की, अनिका ने धीरे से रोहित को अपने आप से दूर कर दिया और खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगी। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका किस सिचुएशन से गुजर रही थी, इसीलिए रोहित ने दोबारा अनिका का हाथ पकड़ने की जिद नहीं की। वहां अनिका जो धीरे धीरे अपने कदम कमरे से बाहर ले जा रही थी, वो मन ही मन इस सोच में पड़ गई कि जहां डॉक्टर सेठी और राजलक्ष्मी अनिका को रोहित पर पूरा भरोसा करने के लिए कह रहे थे, वहीं राजलक्ष्मी ने जिस श्रेया को अपनी सगी बहन से बढ़कर बताया था, वो श्रेया कह रही थी कि रोहित इज ए मर्डरर। अनिका पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और रोहित के इस डबल इंट्रोडक्शन की वजह से अनिका की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अनिका के पीछे पीछे चल रहा रोहित अनिका को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल कॉरिडोर बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। अनिका दरवाजे से बाहर निकलने के बाद समझ नहीं पा रही थी कि उसे कहाँ जाना था। अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो राजलक्ष्मी तुरंत अनिका के पास आकर कहने लगी, मैडम आइए, लिफ्ट उस तरफ है। जिस लाइफ केयर हॉस्पिटल में अनिका इतने सालों से काम कर रही थी, आज उस लाइफ केयर हॉस्पिटल की जियोग्राफी के बारे में अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। अनिका, रोहित और राजलक्ष्मी धीरे धीरे अपने कदम लिफ्ट की ओर आगे बढ़ाने लगे।
तभी अचानक टॉप फ्लोर की लिफ्ट का दरवाजा खुला और कुछ वार्ड बॉयज अपने हाथों में कुछ बड़े बड़े बम्बू पकड़कर लिफ्ट से बाहर निकले और अनीका के वीवीआईपी वार्ड के बगल वाली बालकनी की ओर जाने लगे। अचानक वार्ड बॉयज को इस तरह भागता दौड़ता हुआ देखकर राजलक्ष्मी ने एक वार्ड बॉय को रोकते हुए पूछा, अरे यहाँ आओ, क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब? क्या तुम्हें पता नहीं कि स्पेशल वार्ड में आना मना है? और तुम लोग हाथों में ये बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर इस तरह से क्यों दौड़ रहे हो? रोहित ने देखा कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी कहीं न कहीं वार्ड बॉय के साथ मिले हुए नजर आ रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड बालकनी के पास एक वार्ड बॉय को इशारा करके कुछ दिखा रहा था। जिस वार्ड बॉय को राजलक्ष्मी ने रोका था उस वार्ड बॉय ने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, अरे हमें तो यहाँ पर बुलाया गया है, साहब के ही सिक्योरिटी गार्ड ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है। रोहित और राजलक्ष्मी उस वार्ड बॉय की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित और राजलक्ष्मी के चेहरों पर हैरानी देखने के बाद वार्ड बॉय ने रोहित की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है साहब। बात दरअसल ये है कि बहुत अजीब सी बात हुई है। हमारे हॉस्पिटल में कई घंटों से एक बड़ा सा गरुड़ अस्पताल की छत पर आकर बैठा है। ये बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित ने वार्ड बॉय को हैरानी से देखते हुए पूछा, गरुड़? दिल्ली शहर में गरुड़ कब से आसमान में दिखाई देने लगे? उस वार्ड बॉय के चेहरे पर भी हैरानी साफ नजर आ रही थी। उस वार्ड बॉय ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, साहब यही तो सोच सोच कर हम परेशान हो रहे हैं, मगर कई घंटे बीत गए, जो गरुड़ यहाँ से उड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक अनीका जी के कमरे के ऊपर वाली छत पर जाकर बैठा है कई घंटों से। आपके सिक्योरिटी गार्ड ने भी कई बार गरुड़ को उड़ाने की कोशिश की, मगर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं गरुड़ तो किसी से नहीं डरता। वैसे तो ये गरुड़ बड़ी ही शांति से कई घंटे से एक ही जगह पर बैठा है, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ना तो इसे भूख लग रही है, ना ही प्यास, ना शिकार करने के लिए उड़ रहा है और ना ही पानी पीने के लिए। वैसे ये किसी को परेशान नहीं कर रहा है, मगर वो जिस वायर पर जो अपने दोनों पैर टिकाकर बैठा है, वो वायर के जरिए हॉस्पिटल में हर जगह इंटरनेट पहुंचाता है। गरुड़ का वजन इतना भारी है और उस वायर पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि पिछले कुछ घंटों से हॉस्पिटल का इंटरनेट बंद हो गया है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि अचानक हॉस्पिटल के इंटरनेट को हो क्या गया है। तभी आपके सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि यहाँ पर एक इंटरनेट केबल के वायर पर गरुड़ अपने पांव टिकाकर बैठा है, इसीलिए मैनेजमेंट वालों ने हमें कहा कि जाकर उस गरुड़ को उड़ाएं। रोहित और राजलक्ष्मी को ये बात काफी अजीब लग रही थी। दिल्ली शहर में इस तरह से किसी गरुड़ का आना नॉर्मल बात नहीं थी, और वो गरुड़ ठीक अनीका के कमरे के ऊपर काफी घंटों से बैठा था। ये बात भी काफी अजीब थी, मगर रोहित और राजलक्ष्मी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अनीका बड़े ही ध्यान से वार्ड बॉय की हर बात सुनने की कोशिश कर रही थी। अनीका के चेहरे पर हैरानी देखकर रोहित ने अनीका से कहा, चलो अनीका, अब हमें घर जाना चाहिए। रोहित की बात सुनने के बाद अनीका धीरे से लिफ्ट की ओर मुड़ी और फिर से अपने कदम लिफ्ट की ओर आगे बढ़ाने लगी। हालांकि रोहित ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, मगर कहीं ना कहीं रोहित को ये गरुड़ वाली बात काफी अजीब लग रही थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल से निकलने के बाद रोहित, अनीका और राजलक्ष्मी एक ही कार में मारवा हाउस की तरफ जाने लगे। कार में जाते हुए रोहित ड्राइवर के बगल में पैसेंजर सीट पर बैठा था और राजलक्ष्मी और अनीका पीछे वाली सीट पर बैठे थे। तभी रोहित ने मुड़कर अनीका की ओर देखा और कहा, देखो अनीका, इस वक्त तुम्हारे लिए भले ही ये दुनिया बड़ी पहेली सी बन गई है, मगर तुम ना सिर्फ हमारी दुनिया का हिस्सा हो, बल्कि बच्चों के लिए तो तुम ही उनकी दुनिया हो, और बच्चों के साथ साथ मेरी दुनिया भी। मगर मुझ में और बच्चों में फ़र्क है। वैसे तो हमारे बच्चे बाकी सब बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, मगर हैं तो आखिर बच्चे ही, अपनी माँ से दूर नहीं रह सकते, और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त तुम अपने बच्चों से बिल्कुल अनजान हो, मगर इतना याद रखना कि तुम ही ने उन बच्चों को जन्म दिया है। अगर तुम्हारी आंखों में बच्चे अपनी पहचान नहीं ढूंढ पाए तो उनके नाजुक मन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तुम बस मेरा यकीन मानो कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। तब तक बस बच्चों के साथ घुल मिलकर रहो, उनके साथ हंसो, उनके साथ बातें करो। वो बच्चे जो तुम्हारा ही अंश है, उनमें आज अपना अंश ढूंढने की कोशिश करो। हो सकता है कि बच्चों की यादों में छिपी उनकी बात का कोई वजूद तुम्हें कुछ याद दिला दे। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद अनीका ने राजलक्ष्मी की ओर देखा। राजलक्ष्मी ने अनीका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनी जिंदगी भर बहुत काम किया है,
हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जितना वक्त बच्चों के साथ रहकर बिताया है, आज उस वक्त की भरपाई करने का टाइम आ गया है। अब कुछ दिन अपने बच्चों के साथ गुजारिए। बच्चे आपसे बेहद प्यार करते हैं और आप भी बच्चों से उतना ही प्यार करती हैं। वैसे तो अनिका ने राजलक्ष्मी और रोहित की बात सुनने के बाद कोई रिएक्शन नहीं दिया, मगर अनिका के चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका राजलक्ष्मी और रोहित दोनों की बात अच्छी तरह से समझ सकती थी। कुछ ही देर में रोहित की कार मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई। रोहित कार से उतरकर सीधे अनिका की गाड़ी के दरवाजे की ओर गया और धीरे से दरवाजा खोलकर उसने अनिका से कहा, आओ, आज पूरे घर से तुम्हारी फिर से पहचान करवाता हूँ। अनिका रोहित की ओर देखते हुए गाड़ी का दरवाजा पकड़कर कार से बाहर निकली। जैसे ही अनिका कार से बाहर उतरी, अनिका ने देखा कि अलेक्जेंडर, आर्यन और रिया तीनों पार्किंग लॉट में खड़े अनिका का इंतजार कर रहे थे। अनिका को कार से उतरता देखकर तीनों बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए। रिया अनिका से लिपटकर कहने लगी, वेलकम बैक होम मम्मा, वेलकम बैक। अनिका हैरानी से राजलक्ष्मी की ओर कुछ देर तक देखती रही और फिर अनिका ने अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से रिया के सर पर रखा। अनिका का ये रिएक्शन देखकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों ही हैरान रह गए। अनिका का रिएक्शन देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। अनिका अपने तीनों बच्चों को देखकर अपनी नजरें झुकाकर मन ही मन कुछ सोचने लगी थी। अनिका भले ही अपने मन ही मन कुछ सोच रही थी, मगर अनिका के बिल्कुल बगल में खड़े रोहित को समझ आ रहा था कि अनिका को इस बात की शर्मिंदगी हो रही थी कि वह अपने ही बच्चों को पहचान नहीं पा रही थी। और इस वक्त अनिका रोहित से बिल्कुल अनजान थी। इसीलिए रोहित जानता था कि रोहित चाहकर भी अनिका की इस गिल्ट को कम नहीं कर सकता था। इस वक्त अनिका को अगर किसी की मदद की ज़रूरत थी तो वह सिर्फ अपने आप की, क्योंकि अगर अनिका को अपने आप को ढूंढना था, अपने वजूद को समझना था, तो अनिका को सिर्फ अपने आप के साथ लड़कर ही अपने आप को बचाना था। अनिका ने जैसे ही रिया के माथे पर प्यार से हाथ रखा, अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे पर भी खुशी आ गई। दोनों मुस्कुराते हुए अनिका के पास गए। दोनों की आंखों में अनिका के लिए प्यार देखकर अनिका काफ़ी देर तक अपने दोनों बेटों को बस देखती रही। जब अलेक्जेंडर और आर्यन अनिका के बिल्कुल करीब आए तो अनिका ने उन दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरा। तीनों बच्चे हैरान होकर रोहित और राजलक्ष्मी की ओर देखने लगे और वो जानना चाहते थे कि क्या उनकी मम्मा की याददाश्त वापस आ चुकी थी। तभी राजलक्ष्मी तीनों बच्चों के पास आकर कहने लगी, देखो बच्चों, मैं यह तो नहीं कहूँगी कि तुम्हारी मम्मा की याददाश्त वापस आ चुकी है, मगर हाँ, वो तुम्हारी मम्मा है और तुम मैडम के बच्चे हो और ये रिश्ता इस दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। बस आप तीनों का प्यार ही है जो आपकी मम्मा को अपने अतीत से जोड़ सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर तीनों बच्चों की मुस्कान थोड़ी थोड़ी कम हो गई, मगर कम से कम अनिका के लौटने के बाद यह पहली बार था जब अनिका ने कोई पॉजिटिव मूव दिखाया था। अचानक ही अपनी आंखों से आंसू पोंछकर रिया ने कहा, चलो मम्मा, आज से हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहेंगे। अरे ये भी कोई बात हुई कि आप सब कुछ भूल गई हो। आप देख लेना, मैं आपको हमारे पास्ट से जुड़ी ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगी कि आपको तुरंत सब कुछ याद आ जाएगा। आप नहीं जानते कि आपको अलेक्जेंडर ने कितना परेशान किया था। जब मैं अलेक्जेंडर की बदमाशियों की कहानियां सुनाऊंगी तो आपको ज़रूर सब कुछ याद आ जाएगा। रिया की इस बात से नाराज होते हुए अलेक्जेंडर ने आगे आकर कहा, मैंने कोई भी बदमाशी नहीं की है, ज़्यादातर शरारतें तो तुमने ही की हैं और मुझे पक्का यकीन है जब मम्मा को तुम्हारी गेमिंग टैबलेट दिखाऊंगा तो मम्मा उस टैबलेट से इतना इरिटेट हो जाएंगी कि उन्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। आर्यन प्यार भरी नज़रों से अपनी मम्मा को बस देखे जा रहा था। अलेक्जेंडर और रिया की दलीलें सुनने के बाद अचानक ही अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर राजलक्ष्मी और रोहित दोनों शॉक हो गए। घर वापस लौटने के बाद पहली बार अनिका के चेहरे पर मुस्कान देखी गई थी। कहीं ना कहीं अनिका भी अपने आप को तीनों बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। अनिका ने भी मन ही मन सोच लिया था, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी कंफ्यूजिंग हो, सारे रिश्ते कितने भी ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हों, वो एक चीज़ को कभी नहीं झुठला सकती थी और वो थी उसके तीनों बच्चों की आंखों में मासूमियत। अपने अतीत को खोज रही अनिका ने मन ही मन यह फैसला किया था कि वो अपने अतीत से जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों के साथ जुड़ेगी, क्योंकि वे एक ऐसा रिश्ता था जिसमें कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता था। अनिका ने फैसला कर लिया था कि वो सबसे पहले अब इस रिश्ते के साथ जुड़ेगी और ये रिश्ता ही अनिका को धीरे धीरे अपने आप के साथ जोड़ेगा।
दिया ने एक तरफ से अनीका का एक हाथ पकड़ लिया। तभी अलेक्जेंडर ने अनीका का दूसरा हाथ पकड़ लिया और दोनों बच्चे अनीका को घर के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही मुस्कुराती हुई अनीका मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई, अचानक ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट फिर से गायब हुई। मारवा हाउस में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। दादी माँ सुहासिनी मारवा, अनीका की सास आयशा मारवा, मारवा खानदान के कई सारे कजिन्स और साथ ही करण गुलेरिया, सिद्धार्थ गुलेरिया, नंदनी गुलेरिया भी अनीका से मिलने आए थे। होश में आने के बाद अनीका दादी माँ सुहासिनी मारवा, आयशा मारवा, यहाँ तक कि अपने पापा करण गुलेरिया और गुलेरिया परिवार से नहीं मिली थी। अनीका के लिए सभी चेहरे काफ़ी अनजान थे, मगर सभी चेहरों के बीच कोने में बैठी श्रेया की ओर जब अनीका ने देखा तो अनीका की नज़रें श्रेया पर जाकर जम गई। श्रेया वही लड़की थी जो हॉस्पिटल में अनीका को मिलने आई थी और राजलक्ष्मी ने बताया था कि श्रेया और कोई नहीं बल्कि अनीका की बेस्ट फ्रेंड थी। अनीका को अंदर आता देखकर करण अपनी जगह से उठकर अनीका के पास गए। अनीका बड़ी ही हैरानी से करण को देख रही थी। अनीका की आंखों में अनजानापन देखकर करण समझ गए थे कि अनीका उनके चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पहचान नहीं पा रही थी। अनीका की ऐसी हालत देखकर करण अनीका के पीछे खड़े रोहित की ओर देखने लगे। रोहित ने तुरंत सिचुएशन संभालते हुए अनीका और करण के बीच में आकर कहा, अनीका ये तुम्हारे पापा हैं। रोहित के मुंह से पापा शब्द सुनकर अनीका के चेहरे का रंग बदल गया। अनीका काफ़ी हैरान होकर करण को देखती रही। अनीका को अब यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस इंसान के सामने खड़ी थी वो उसके पिता थे, मगर वो उन्हें भी पहचान नहीं पा रही थी। यह बात सोच सोचकर अनीका को काफ़ी इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा था। वो फिर से अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। अनीका का चेहरा लाल पड़ने लगा था। तभी अचानक राजलक्ष्मी ने आगे आकर अनीका को उसकी ही बनाई हुई दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट दी। घर का एक नौकर पानी का गिलास लेकर दौड़ के अनीका के पास आया। राजलक्ष्मी ने अनीका को पानी पिलाते हुए कहा, देखिए मैडम, आप प्लीज़ इस वक्त अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दीजिए। कुछ दिनों के लिए आपको हर बात बहुत अजीब लगेगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अपने पापा को अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ देख रही हैं, मगर फिर भी उन्हें पहचान नहीं पा रही हैं। यह बात आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, मगर मैडम कुछ दिनों के लिए आपको इन सारी बातों की आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे एक के बाद एक आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, सारे रिश्ते याद आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को ज़्यादा तकलीफ देकर अपने अतीत से जुड़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि दिमाग में कोई नस रप्चर हो जाए। अनीका की बनाई हुई दिमाग को शांत करने वाली टैबलेट अनीका के शरीर में जाते ही अपना असर दिखाने लगी। अनीका अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करने लगी। अनीका की कंडीशन में सुधार आता हुआ देखकर राजलक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजलक्ष्मी ने अनीका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कमाल की बात है मैडम, जो सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं आज वह सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जो टैबलेट आपने औरों की सलामती के लिए बनाई थी वो टैबलेट आज आपके इलाज के लिए काम आ रही है। अनीका के ठीक सामने खड़े करण अनीका की ऐसी हालत देखकर अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, मगर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अनीका से कहा, बेटा मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ तुम्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। वैसे हम बाप बेटी जरूर हैं, मगर तुम्हें शायद इस वक्त याद नहीं कि तुम बचपन से मेरे साथ नहीं रही हो। हमारा मिलना एक किस्मत का कनेक्शन था और मुझे यकीन है कि जो किस्मत तुम्हें हर मुश्किल से बचाकर यहाँ तक ले आई है वही किस्मत एक बार फिर अपना रंग दिखाएगी और तुम्हें फिर से अपने परिवार के साथ जोड़ देगी। अनीका एक एक करके सभी लोगों की बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। करण गुलेरिया ने अभी कहा था कि अनीका बचपन से उनके साथ नहीं थी और किस्मत से उन्हें मिली थी। अनीका के लिए ये नई और बिल्कुल अनजान जिंदगी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी थी, मगर दिमाग को शांत करने वाली दवाई ने अनीका के इमोशंस को काफ़ी हद तक पकड़ कर रखा था और अनीका मन ही मन अपने आप को समझाने लगी कि इस वक्त उसे सिर्फ राजलक्ष्मी की ट्रीटमेंट पर भरोसा करना है और ये याद रखना है कि वो अपने सामने खड़े तीनों बच्चों की माँ थी। रोहित ने अनीका को आगे चलने का इशारा किया। रोहित के इशारे को देखते हुए अनीका ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। सुहासिनी मारवा और आयशा मारवा के पास पहुंचते हुए रोहित ने व्हील चेयर की ओर इशारा करते हुए अनीका से कहा, यह मेरी दादी माँ है और तुम्हारी बड़ी सास, और ये जो सामने खड़ी है वह मेरी माँ है, आयशा मारवा, तुम्हारी सास। अनीका की हालत देखकर आयशा मारवा ने काफ़ी मैच्योरिटी से काम लेते हुए मुस्कुराकर अनीका के गालों पर हाथ फेरा और कहा,
सास नहीं, पहले हम दोस्त बने थे, उसके बाद तुम इस घर की बहू बनी थी। आज से हमारा दोस्ती का रिश्ता फिर से कायम हो गया। आज से हम पहले दोस्त बनेंगी, फिर धीरे धीरे मुझे यकीन है हम फिर से उसी बंधन में बंध जाएंगे जहां हम सास बहू भी थे और अच्छे दोस्त भी। तभी सिद्धार्थ गुलेरिया और नंदनी आगे बढ़कर आए और अनिका के पास आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने अनिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हेलो अनिका, मैं तुम्हारा भाई हूँ सिद्धार्थ। वैसे तो हम कजन्स हैं, मगर तुम गुलेरिया परिवार की इकलौती बहन हो और उस नाते से हमारे रिलेशनशिप सगे भाई बहन से भी ज़्यादा बढ़कर है। नंदनी ने भी अनिका की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, और मैं नंदनी, जब तुम गुलेरिया हाउस में पहली बार आई थी तब सबसे पहले तुमने मुझसे दोस्ती की थी। अनिका की ऐसी हालत देखकर नंदनी अपने आप को संभाल नहीं पाई। बाकी सब लोगों ने तो किसी न किसी तरह अनिका के सामने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रखा था, मगर नंदनी अनिका की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। नंदनी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और अचानक ही नंदनी रोती और सिसकती हुई आवाज़ में अनिका से कहने लगी, अनिका, तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है? जरा याद करो अनिका, तुम्हारा भाई था आकाश, आकाश गुलेरिया। अभी कुछ ही दिनों पहले आकाश एक्सीडेंट में हम सबको छोड़कर चला गया। क्या तुम्हें वो भी याद नहीं है? अनिका हैरान होकर नंदनी की ओर देखने लगी। नंदनी ने जो बात कही थी उसे सुनकर आसपास खड़े सारे लोग काफ़ी घबरा गए थे। वो जानते थे कि नंदनी को ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभाल कर रखना था। अनिका, जो इस वक्त अपना खुद का नाम भी नहीं जानती थी, उसे आकाश के एक्सीडेंट के बारे में याद दिलवाकर वो उसे और भी ज़्यादा बड़े इमोशनल टर्बुलेंस में डाल रही थी। नंदनी जोर जोर से सिसक कर अनिका के सामने ही रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नंदनी ने अपने अंदर जो बांध बनाकर रखा था वो पूरी तरह से टूट गया। आकाश की मौत का दुख और अनिका की ऐसी हालत दोनों ने एक साथ नंदनी को इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब किया था और नंदनी फूट फूट कर अपने आंसू बहाने लगी। राजलक्ष्मी, सिद्धार्थ और करण ने नंदनी को सहारा देते हुए उसे उसकी जगह से उठाया और लिविंग रूम में रखे एक सोफे पर बिठा दिया। नंदनी के कानों के बिल्कुल पास जाकर करण ने कहा, नंदनी, संभालो अपने आप को, इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अनिका के दिमाग को इस वक्त ज़्यादा स्ट्रेस देना ठीक बात नहीं होगा। मुझे यकीन है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। करण की कोई बात नंदनी पर असर नहीं करने वाली थी। नंदनी फूट फूट कर रो रही थी। वहीं अनिका फटी हुई आंखों से नंदनी की ओर देख रही थी। अनिका अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से घर के चारों ओर खड़े सभी लोगों का चेहरा देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर सारे जाने पहचाने चेहरे इस वक्त अनिका के लिए बिल्कुल अनजान थे। तभी अनिका की नज़र डाइनिंग टेबल के पास बैठी श्रेया पर पड़ी। जैसे ही अनिका की नज़र श्रेया पर पड़ी, अनिका ने धीमी आवाज़ में श्रेया की ओर देखकर कहा, श्रेया। अनिका के मुंह से श्रेया का नाम सुनकर सभी लोग दंग रह गए। जैसे ही अनिका ने श्रेया को आवाज़ लगाई, आसपास खड़े लोग दंग रह गए। करण गुलेरिया, आयशा मारवा की आंखों में एक उम्मीद दिखाई देने लगी। उन्हें अचानक ऐसा लगने लगा जैसे अनिका को कुछ कुछ याद आने लगा था, चाहे श्रेया का नाम ही सही, मगर अनिका की याददाश्त वापस आनी शुरू हो गई थी। अनिका धीरे धीरे डाइनिंग टेबल के पास बैठी श्रेया की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। श्रेया ने जब अनिका के मुंह से अपना नाम सुना तब श्रेया भी बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। तीनों बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें श्रेया मासी के पास ले जा रहे थे। श्रेया के बिल्कुल पास पहुंचने के बाद आर्यन ने अनिका की ओर देखकर पूछा, मम्मा, आपको श्रेया मासी याद हैं? आर्यन का सवाल सुनने के बाद अनिका फिर से श्रेया की ओर देखने लगी और धीमी आवाज़ में फिर से अनिका ने कहा, श्रेया। अनिका के मुंह से दोबारा अपना नाम सुनकर श्रेया अपनी जगह से खड़ी हो गई। श्रेया काफ़ी हैरानी से अनिका की ओर देख रही थी। अनिका ने दबी हुई आवाज़ में बिल्कुल धीमी आवाज़ में श्रेया की ओर देखकर कहा, रोहित इज ए मर्डरर। अनिका ने यह बात इतने धीरे से कही थी कि अनिका के पास खड़े बच्चों को भी यह बात सुनाई नहीं दी थी। सिर्फ श्रेया ने यह बात समझी थी, क्योंकि श्रेया ने खुद हॉस्पिटल में जाकर अनिका को ये बात बताई थी और श्रेया समझ चुकी थी कि अनिका को बीती बातें याद नहीं आई थी, मगर हॉस्पिटल में श्रेया ने अनिका से जो बात कही थी वो बात अनिका दोहरा रही थी। श्रेया अच्छी तरह से जानती थी कि वो इस वक्त मारवा हाउस में खड़ी थी और उसके पास रोहित के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं था। कही सुनी बातों पर ना तो मारवा खानदान के लोग विश्वास करेंगे और ना ही गुलेरिया परिवार के लोग विश्वास करेंगे। ये बात श्रेया अच्छी तरह से जानती थी। इसीलिए अगर अनिका की बात परिवार वाले सुन लेते तो वहाँ
बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था। यह बात जानते हुए श्रेया ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ अनिका, मैं वही श्रेया हूँ जो तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि तुम्हारी सगी बहन से भी बढ़कर हूँ। आकाश तुम्हारा भाई था। अभी कुछ ही दिनों पहले आकाश हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। श्रेया की बात सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई। अनिका को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर श्रेया ने कहा, मगर इस वक्त तुम बस आराम करो और अपने परिवार के साथ रहो, तो फिर धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अनिका ने दूसरी बार आकाश की मौत की खबर सुनी थी। वो आकाश जो अनिका का भाई था, मगर अनिका को अपने आप पर हैरानी हो रही थी कि आखिर अपनी जिंदगी से जुड़ी इतनी गहरी बातें उसे याद क्यों नहीं आ रही थी। राजलक्ष्मी और रोहित अनिका के पास आए। राजलक्ष्मी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलिए मैडम, अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। तभी नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अनिका से लिपट कर कहा, मम्मा मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगी। रिया की हरकत देख मायूस खड़े चेहरों के ऊपर फिर से मुस्कान लौट आई। रोहित ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, चलो मम्मा को तुम्हारे कमरे में ले चलते हैं। जैसे ही राजलक्ष्मी और रोहित अनिका को मारवा हाउस में बनी लिफ्ट की ओर आगे ले जाने लगे, तभी सिद्धार्थ ने रोहित को आवाज देते हुए कहा, रोहित जरा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ को अचानक इस तरह रोहित को रोकते हुए देखकर करण और नंदनी भी काफी हैरान हो गए। करण ने आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ मुझे नहीं लगता इस वक्त हमें रोहित को डिस्टर्ब करना चाहिए। सिद्धार्थ ने करण के सामने देखते हुए कहा, चाचा जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारा परिवार इस वक्त कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है, मगर क्या करें, हमारे साथ साथ देश के कई परिवार जुड़े हुए हैं जिनका भविष्य भी हमारे परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मेरा यकीन मानिए, अगर इतने सारे लोगों की जिंदगियों का सवाल ना होता तो फिर मैं कभी ऐसी बात ऐसे वक्त पर नहीं करता। सिद्धार्थ को इतना सीरियस देखते हुए रोहित ने राजलक्ष्मी की ओर देखा और कहा, तुम एक काम करो, अनिका को ऊपर ले जाओ, मैं कुछ देर के बाद आता हूँ। राजलक्ष्मी ने जैसे ही रोहित की बात सुनी, वो अनिका और बच्चों को लेकर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के बाद रोहित सिद्धार्थ के पास आकर कहने लगा, बोलिए सिद्धार्थ, क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे। तभी कुछ देर खामोश रहने के बाद सिद्धार्थ ने अपने बगल में खड़े अपने चाचा करण गुलेरिया की ओर देखा और फिर अपना गला साफ करते हुए रोहित से कहा, देखो रोहित, वो बात दरअसल यह है कि आकाश के जाने के बाद गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंटशिप की पोजीशन किसी न किसी को तो संभालनी होगी। अब चाचा जी की उम्र को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह फैसला किया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद अपने कंधों पर ले लूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले कुछ महीनों में आकाश ने अपनी मेहनत और अपने दिमाग से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को इस देश का नंबर 1 इंडस्ट्री बनाया है। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, रोहित अपनी नजरें ऊंची करके सिद्धार्थ की ओर देखने लगा। करण अच्छी तरह से जानते थे कि ये वक्त दोनों परिवार का एक साथ मिलजुल कर रहने का था और ना कि एक दूसरे को यह बताने का कि कौन सा परिवार ज्यादा बड़ा था। सिद्धार्थ की बात को बीच में काटते हुए करण ने कहा, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। कई सालों तक मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर रखी थी। मुझे भी बड़ी खुशी है कि आकाश अपनी मेहनत और लगन से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को नंबर 1 बनाने की कामयाब हुआ था, मगर सिद्धार्थ ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। जैसे ही कर्ण ने यह बात कही, सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान पकड़ लिए और कहा, अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं यहाँ ये साबित नहीं करने आया हूँ कि कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2। बात दरअसल यह है कि आकाश ने जो सपना देखा था उसे उसने अपनी मेहनत और लगन से पूरा किया था, और अब आकाश के जाने के बाद मेरी भी यह जिम्मेदारी है कि मैं आकाश के सपने को और आगे लेकर जा सकूं। और इसीलिए रोहित, मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मैनेजर स्टेक होल्डर होने के नाते तुम मुझे गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनने की इजाज़त दे दो। सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही रोहित हैरान होकर करण की ओर देखने लगा। रोहित ने सिद्धार्थ से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मैनेजर स्टेक होल्डर कैसे हो सकता हूँ? रोहित के चेहरे पर हैरानी देखते हुए सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अरे मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि करण चाचा ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अपने नाम के सारे शेयर 2 हिस्सों में बांट दिए थे, जिसमें 51% शेयर आपकी पत्नी और मेरी बहन अनिका के नाम है और 49% आकाश गुलेरिया के नाम थे। आकाश गुलेरिया प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट पर बैठा था, उसे अनिका से भी कभी कोई ऐतराज नहीं था,
मगर अब सारी की सारी सिचुएशन पलट चुकी है। आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए आकाश की विधवा होने के नाते सारे के सारे शेयर श्रेया के नाम पर ट्रांसफर हो गए हैं और बाकी के 51% अनिका के नाम पर हैं। अब अनिका ऐसी हालत में किसी तरह के डिसीजन लेने की हालत में नहीं है, मगर कानून की नज़र में अगर पत्नी की हालत ऐसी हो जाए कि वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सके, तो ऐसी हालत में उसके हिस्से के शेयर की पावर ऑफ अथॉर्नी ऑटोमेटिकली उसके पति के नाम पर हो जाती है। यानी कि इस वक्त कानूनी तौर पर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मैनेजर स्टेक होल्डर तुम हो रोहित मारवा। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। सिद्धार्थ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो रोहित, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। अनिका की मानसिक हालत इस वक्त पूरी तरह से ठीक नहीं है और यह तो कानून की किताबों में भी लिखा है कि जब तक किसी इंसान की मानसिक हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन उसका जीवन साथी बन जाता है। रोहित काफ़ी हैरानी से सिद्धार्थ की हर बात सुनता रहा। सिद्धार्थ ने रोहित के चेहरे को हैरानी और परेशानी में देखकर कहा, देखो रोहित, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि अगर इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी पर काफ़ी दिनों तक कोई ना बैठे तो मार्केट में किस तरह के हालात खड़े हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ तक कि रोहित, मैंने तो ये भी सुना है कि मारवा इंडस्ट्री के कुछ लोग मार्केट में ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री 7 टुकड़ों में बंटने वाली है। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, रोहित ने एक झटके से सिद्धार्थ की ओर देखा। रोहित की आंखों में कुछ इरिटेशन नजर आ रही थी। करण को भी सिद्धार्थ की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मगर सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी बात पलटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं रोहित, मैं यहाँ तुम पर किसी भी तरह का एलिगेशन डालने नहीं आया हूँ। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कंपनी का चेयरपर्सन अगर इस तरह अचानक दुनिया छोड़कर चला जाता है तो कंपनी की क्या हालत होती है। हमने कई बार देखा है, आसमान की बुलंदियों को छू रही कंपनी का मालिक अगर अचानक कंपनी का साथ छोड़ देता है तो उस कंपनी को राख में बदलते हुए देर नहीं लगती। बस मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम किसी तरह मुझे परमिशन दे दो, क्योंकि अब तुम इस कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर हो। तुम्हारी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी नहीं टाल सकते। यहाँ तक कि कानूनी तौर पर यह बिल्कुल सेफ है। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अगर मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की बागडोर अपने हाथ में संभाल लूँ तो फिर हमारी कंपनी को कम से कम नुकसान होगा। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जितनी ताकतवर बनेगी उतना शायद मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचेगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात कही, फिर से रोहित के चेहरे पर काफ़ी इरिटेशन नजर आने लगी थी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सिद्धार्थ उससे कहना क्या चाहता था। करण को भी सिद्धार्थ की हरकत पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आवाज़ नरम करते हुए रोहित से कहा, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रोहित, तुम किस मिट्टी के बने हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऐसे नाजुक मोड़ पर तुम गुलेरिया परिवार के साथ जरूर खड़े रहोगे। आकाश ने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को नंबर 1 की पोजीशन तक पहुँचाया है और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन से हटने नहीं दूंगा और मुझे उम्मीद है रोहित कि तुम इस काम में मेरी मदद करोगे। सिद्धार्थ ने इस तरह से रोहित के सामने ये पूरी बात रखी थी कि रोहित के पास ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले और कुछ देर तक श्रेया की ओर देखता रहा। श्रेया अपनी नजरें झुकाकर मन ही मन कुछ सोच रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि गुलेरिया परिवार इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था और आकाश के अचानक इस तरह चले जाने से गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मार्केट में क्या हालत हो सकती थी, यह बात भी रोहित अच्छी तरह से जानता था। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं सारे कागजात तैयार करके भिजवाता हूँ। आप कल से ही गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की कमान अपने हाथ में ले लीजिए। जैसे ही रोहित ने ये बात कही, सिद्धार्थ के चेहरे पर अचानक एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। नंदिनी ने जब सिद्धार्थ के चेहरे पर इस तरह की मुस्कान देखी तो वह हैरान रह गई, मगर तभी सभी के कानों पर एक बड़ी सी तेज आवाज़ पड़ी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।